हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, आपका एग्जाम जो है अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, बचा है 1 महीना। और इस 1 महीने में आपको पेपर 1 की कर लेनी है पूरी की पूरी रिवीजन। तो जैसे मैं आपको बोला था, कमिट किया कि आपकी पेपर 1 की पूरी यूनिट जो है वो रिविजन में करवाऊंगा। तो आज से ही, है ना, आज से आपकी पेपर 1 की रिविजन चालू है। पार्ट 1 पार्ट 2, कुछ यूनिट्स को एक पार्ट में, कुछ यूनिट को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो एक एक करके आज टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1 का रिवीजन सीरीज आएगा। ठीक है, इसके बाद कल पार्ट 2 आएगा। आप आराम से देखिएगा, इसको देखने के बाद उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। नोट्स जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे ऐप पे, तो वहां पे जाके आप उसको देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं, एक भी पार्ट आपका छूटने वाला नहीं है। प्रॉपर जो बुक है उस बुक से मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि आपका कोई भी पार्ट एग्जाम के पर्पज से छूटे नहीं। ठीक है, चलिए तो ज्यादा लेट ना करते हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आइए चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है भैया, सबसे पहले आपको कर लेना है नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन, क्योंकि यहाँ पे सारा नोट्स और इन्फॉर्मेशन मिलता है। चलिए, उसके साथ साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको हमेशा यहाँ पे सारे रिवीजन और सारे क्लासेस यूजीसी नेट की मिलते रहे, सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिएगा, उसके बाद आपने देखिए ये क्या क्या आज हम कवर करने जा रहे हैं। अगर इसकी बात करें तो ये टीचिंग और टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं, लर्निंग और लर्निंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्टर ऑफ टीचिंग है, मेथड्स एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम और एडिशनल टॉपिक जो और है वो सारा आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए, ये बुक है और इसको करने के बाद हमें मिलेगी सक्सेस। चलिए, आज हम शुरू करते हैं टीचिंग एंड टीचर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो अगर हम टीचिंग को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा क्या एजुकेशन, कि भैया एजुकेशन होता क्या है, क्योंकि टीचिंग क्या है, इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। नहीं तो एजुकेशन क्या होता है। ठीक है, एजुकेशन को ना बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, कोई कहता है कि भैया पढ़ना लिखना जो है वो एजुकेशन है। कोई कहता है भैया ऐसा है कि अगर आप किसी चलते हुए आदमी को, मतलब जो अंधा है और उसको आप रास्ता दिखा रहे हो, वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है, कि आपको घर से इतने अच्छे संस्कार मिले, वो भी एक एजुकेशन है। कुछ कहता है कि भैया हम घर में बैठे हुए हैं और हमको एक डिग्री मिल रहा है, वो भी एक एजुकेशन है। तो एजुकेशन को अलग अलग तरीके से लोगों ने डिफाइन किया है। तो वही कह रहा है, एजुकेशन क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो ब्रिंग्स करता है, मतलब किसी में पॉजिटिव चेंज लाता है ह्यूमन लाइफ में और बिहेवियर में। एजुकेशन क्या है कि जिसके तहत आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन को ना 3 तरीके से बांटा गया है। क्या कह रहा है देखिएगा, आइए मैं एग्जांपल देखिए पहले आपको समझता हूं और समझाता हूं क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन वियर अ हेलमेट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, इट इज एन एजुकेशन। बोला, अगर एक इंसान जो है हेलमेट पहनता है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए और अपने गाड़ी चलाते वक्त ध्यान रखने के लिए माथे का, तो वो क्या है, एजुकेशन है। ए पर्सन नो हाउ टू बिहेव विद अदर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ एजुकेशन। तो भैया एक इंसान को पता है कि अगर आपको कैसे बिहेव करना है, उसको बोलते हैं एक अलग टाइप का एजुकेशन, है ना। और अगर इसको एक स्टूडेंट को पता है, इफ अ स्टूडेंट गेट टॉप रैंक इन द क्लास इज आल्सो अ टाइप ऑफ एजुकेशन। और अगर एक स्टूडेंट भी क्या है, अगर अपनी क्लास में टॉप रैंक लेके आता है, तो वो भी क्या है, एक एजुकेशन का टाइप है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एजुकेशन को 3 तरीके से बांटा गया है। एक को बोला गया फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल लेवल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन हुआ जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में एजुकेशन लेते हैं, जहां पे आपको डिग्री मिलती है, उसको कहा गया फॉर्मल एजुकेशन। और अगर हम बात करें दूसरा एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, जो पेरेंट्स एजुकेशन होता है, मतलब जो संस्कार हमें मिलते हैं हमारे कल्चर से, हमारे एनवायरमेंट से, हमारे आसपास से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे दादा नाना, अलग अलग जगह से, उसको कहा जाता है क्या, इनफॉर्मल एजुकेशन। बात समझ में आ रही है जी सर। तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम सेल्फ लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। जैसे अगर आप किसी गांव में बैठे हुए हैं और वहां से कोई सुदूर शिक्षा ले रहे हैं, जैसे इग्नू से आपने स्टडी कर रही है, आप स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ये 3 एजुकेशन के टाइप्स थे। अब आइए, अब शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ ए टीचिंग। देखिए, टीचिंग का क्या मतलब हुआ। टीचिंग का मतलब हुआ जहां पे आप किसी के बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। शिक्षण मतलब टीचिंग क्या है, टीचिंग मतलब किसी स्किल के थ्रू, किसी इंफॉर्मेशन के थ्रू, किसी आइडियाज के थ्रू, किसी नॉलेज के थ्रू आप
सामने वाले के बिहेवियर में बदलाव लेके आ जाए, इसी को शिक्षण कहते हैं। अगर हिंदी की बात करी जाए तो जी बिल्कुल सर, यही शिक्षण है। आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टीचिंग इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन एज स्पेशल फंक्शन टू इम्पार्ट अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। द मेन फंक्शन ऑफ टीचिंग इज टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। लर्निंग को इफेक्टिव करना टीचिंग का काम है। कह रहा है टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इन विच अ टीचर और मटेरियल ब्रिंग चेंजेस इन स्टूडेंट्स बिहेवियर थ्रू दिस सेट ऑफ एक्टिविटी डिजाइन। तो टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर, तीन प्रोडक्ट्स विषय, जहां पे टीचर क्या कहता है, किसी मटेरियल किसी स्किल के थ्रू स्टूडेंट के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। तो ये तो है टीचिंग। टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। ये भी बात बिल्कुल सही है कि एक डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, टीचिंग करता है। आइए, कह रहा है टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे टू अटेन प्री डिटरमाइंड गोल्स। हर किसी के अपने गोल्स हैं जी। तो टीचर भी क्या करता है, स्टूडेंट के लिए कुछ गोल्स बनाता है और उस गोल को अटेन करने के लिए वो उस पर मेहनत करते रहता है। चलिए अब कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, आइएगा दो चार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है, अगर हम बात करें मॉरिसन की, तो कह रहा है टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मैच्योर वन व्हिच इज डिजाइंड टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर। तो बोल रहा है एक जो मैच्योर पर्सन है वो एक लेस मैच्योर पर्सन है, वो दोनों के बीच का इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, दोनों मिलते हैं और क्या करते हैं, डिजाइन किया जाता है कि कैसे हम उसकी एजुकेशन को बाद में बेहतर बना सके। ये तो भाई मॉरिसन ने कहा है। जॉन डीवे के हिसाब से देख लेते हैं, कह रहा वन माइट एज वेल से ही हैज सोल्ड when no one has bowed, so as to say he has taught when no one has learned। तो बोला एक कोई कह सकता है कि भैया जब किसी ने कुछ सेल किया तो कोई खरीदने वाला नहीं है, तो उसी तरह से जब कह रहा है he has taught when no one has learned, जब कोई सीखा नहीं तो वो सिखा भी कुछ नहीं सकता। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन इसने क्या कहा कि भैया जिसने कुछ बेचा नहीं है, ठीक, सॉरी, जिसने कुछ खरीदा नहीं है तो वो कुछ बेच नहीं सकता। उसी प्रकार से जिसने कुछ लर्न नहीं किया तो वो कुछ पढ़ा नहीं सकता, ऐसा कुछ कहा है इसने। चलिए उसके बाद है अकॉर्डिंग टू टी.एफ. ग्रीन्स, कह रहा है डिफाइन टीचिंग इज अ टास्क ऑफ अ टीचर। टीचर का टास्क होता है विच इज परफॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। क्यों परफॉर्म किया जाता है, ताकि वो चाइल्ड का डेवलपमेंट कर सके। तो ये बात हो गई टीचिंग की। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड ना क्या क्या कह रहा है, ये तो था टीचिंग एप्टीट्यूड मींस योर इंटरेस्ट इन टीचिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आपका इंटरेस्ट क्या है टीचिंग में, भैया किस लेवल से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब योर इंटरेस्ट इन टीचिंग, योर हार्ट इज सेइंग टू यू टीच समवन बिकॉज टू गिव नॉलेज टू अदर्स विल इंक्रीज योर नॉलेज। ये बिल्कुल सही है कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर आप बात करें तो आपका मन, आपका दिल, आपका आत्मा, किडनी, फेफड़ा, लिवर सब कहता है कि भैया दूसरों को पढ़ाएंगे हमारी नॉलेज इंक्रीज होगी, इसलिए दैट इज फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, सो वी विल से दिस इंटरेस्ट एज ए टीचिंग एप्टीट्यूड। अब जो ये इंटरेस्ट जागृत हो रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। चलिए कह रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट इवैल्यूएटिंग द कैंडिडेट हु वांट टू एंटर द टीचिंग प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो क्या बोल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है कि वो सारे कैंडिडेट जो टीचिंग में एंटर करना चाहते हैं उनको इवैल्यूएट करना उनके स्किल के बेस पर, उनके नॉलेज के बेस पर, वो कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। बात समझ में आ गई जी सर। अब क्या कह रहा है, एम्स ऑफ टीचिंग, क्या क्या एम है। तो भैया एम्स ऑफ टीचिंग में टीचिंग कॉन्टिनम को ध्यान दिया रखा गया है। क्या ध्यान रखा गया, टीचिंग कॉन्टिनम को। चार तरीके की टीचिंग कॉन्टिनम है, एक को कहा गया हाई लेवल और एक को कहा गया लो लेवल, मतलब दो को कहा गया हाई लेवल और दो को कहा गया लो लेवल ऑफ कॉन्टिनम। देखिएगा जब हम हाई लेवल कॉन्टिनम की बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन की बात करते हैं, और जब ट्रेनिंग और कंडीशनिंग की बात करी जाती है तो हम बात करते हैं लो लेवल ऑफ कॉन्टिनम की। सर क्या होता है कॉन्टिनम, देखिए जब किसी के नॉलेज या बिहेवियर या उसके बिलीफ में बदलाव की बात करी जाती है या उसके हैबिट्स में बदलाव की बात करी जाती है तो हम उसके कहते हैं टीचिंग कॉन्टिनम, है ना। तो देखिए अगर हम बिहेवियर की बदलाव की करते हैं तो वो आता है टीचिंग और कंडीशनिंग, और अगर हम बात करते हैं कि शेप करने का बिहेवियर में, या फिर सॉरी शेप करने बोल रहा हूँ, बिलीफ या नॉलेज को चेंज करने की बात आती है तो वो उसको बोलते हैं हायर लेवल ऑफ कॉन्टिनम, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन। अब देखिए
टीचिंग और ये जो चार चीजें हैं, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेशन, ये चार थोड़ी थोड़ी अलग चीजें, पार्ट है टीचिंग का लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग भी है। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। क्या देता है? प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, और वो जो है वो प्रैक्टिकल चीजें करता है। टीचिंग में क्या होता है? टीचिंग में प्रैक्टिकल नहीं होती, वो साथ थ्योरेटिकल भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग शेप करता है बिहेवियर को, ठीक है ना, क्या करता है? बदलाव लेके आता है, चेंजेस लेके आता है। कंडीशनिंग बोलते हैं जब आप किसी के हैबिट्स को डेवलप करते हैं, उसको कंडीशनिंग कहा जाता है। फिर अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन का, तो हम यहाँ पे नॉलेज को सीखते हैं, क्या करते हैं? नॉलेज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और इंडोक्ट्रिनेशन में हम फॉर्मेशन करते हैं, किसी बिलीफ, कोई बहुत तगड़ा बिलीफ है ना, उसका हम फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चार चीजें, आइए इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए इसको ना मैं यहां से पढ़ाता हूं, आप देखिए ये बड़ा ही अच्छा चीज है, कंपेयर करके पढ़ना इज द बेस्ट थिंग। कह रहा है टीचिंग इज एन एकेडमिक एक्टिविटी इन विच टीचर इम्पार्ट्स नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स टू द स्टूडेंट ऑन अ गिवन टॉपिक टू प्रिपेयर हिम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। तो टीचिंग क्या है कि जहां एक टीचर नॉलेज दे रहा होता है किसको? स्टूडेंट को, किसी एक गिवन टॉपिक पर, उसको फ्यूचर के चैलेंज के लिए वो रेडी कर रहा होता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस वेयर इन अ पर्सन गिवन इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन बाय अ प्रोफेशनल और एक्सपर्ट कंसर्निंग फॉर अ स्पेसिफिक स्किल रिलेटेड टू जॉब फॉर इंप्रूविंग द लर्नर्स परफॉर्मेंस। तो ये प्रैक्टिकल की बात करता है कि भैया जब कोई एक्सपर्टीज वाला इंसान आपको कुछ सिखा रहा होता है, आपको कुछ प्रैक्टिकली बता रहा होता है, कोई स्किल सिखा रहा होता है, उसको हम कहते हैं क्या? ट्रेनिंग। चलिए देखिए अप्रोच क्या है, टीचिंग थ्योरेटिकल है और जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल है। व्हाट इज इट? क्या है यार? ये बोलता है प्रोविजन ऑफ न्यू नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, यहाँ पे नया नॉलेज दिया जाता है स्टूडेंट्स को टीचिंग में। और ये बोल रहा है ट्रेनिंग में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द लर्नर्स इन द स्पेसिफिक मैनर, किसी एक स्पेसिफिक मैनर में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो दिया जा रहा है। किसको सर? वो दिया जा रहा है किसी क्या बोलते हैं, लर्नर्स को। कह रहा है एम्फेसिस किस पर रहता है? तो एजुकेशन, नॉलेज एंड विजडम, इसकी बात है। और यहाँ स्किल्स और एबिलिटीज की बात करी गई है। अगर हम इनकलकेट करें तो ब्रेथ ऑफ द नॉलेज एंड डिफरेंट स्पेयर्स, और ये इन डेप्थ ऑफ द पर्टिकुलर स्पेयर, किसी एक पर्टिकुलर चीज में आप इन डेप्थ ले रहे हैं तो उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये कंडक्टेड, ये क्लास एनवायरनमेंट में, और ये वर्क एनवायरनमेंट के और क्लास एनवायरनमेंट दोनों के लिए। बात समझ में आया? जी सर। चलिए तो ये हो गया आपका क्या? आपका हो गया ट्रेनिंग। अब इंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्या व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्ट्रक्शन, इट्स नॉट ए कॉम्प्लेक्स एज टीचिंग, टीचिंग की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सिंपली गिविंग डायरेक्शन, डायरेक्शन दे रहा है, मतलब निर्देश देना, है ना। क्या यू इंस्ट्रक्ट समवन ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि भैया क्या करना और कैसे करना। आइए इसको भी हम चार्ट के थ्रू थोड़ा समझते हैं, बड़ा मजा आएगा समझने में। देखिए टीचिंग क्या कह रहा है? टीचिंग वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, टीचिंग किसके लिए है? ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया इंस्ट्रक्शन किसके लिए, तो इंस्ट्रक्शन है स्किल डेवलपमेंट के लिए। आप किसके लिए? वर्क्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। टीचिंग अराउजेज क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग देता है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो फंक्शनल थिंकिंग देता है, मतलब काम करने का थिंकिंग देता है। टीचिंग प्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और ये क्या बोल रहा है? इंस्ट्रक्शन एम्स फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपी या फोटोकॉपी। मतलब जैसे इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, उसको नोट डाउन कर रहे हो, बोल रहे हो सुन रहे हो लिखा, ये होता है इंस्ट्रक्शन। टीचिंग नहीं, वहां पे कुछ नया क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू कुछ नया सिखाने की बात कही जाती है। टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन, बोला टीचिंग को एक्सप्लेन, टीचिंग का है कि क्या कोई भी चीज को बताना कि कैसे होता है, और इंस्ट्रक्शन बताना है कि हाउ समथिंग, एंड इंस्ट्रक्शन इज टेलिंग हाउ समथिंग इज डन। टीचिंग इज हाउ, नहीं हाउ नहीं, व्हाट, क्या हो रहा है, ये व्हाट होगा, ठीक है। कह रहा है व्हेन यू टीच समवन यू मे ट्रांसमिट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, थ्योरीज और सब कुछ। जब आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप सारी चीजें बताते हैं, लेकिन अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं तो उसको कुछ एक सेट ऑफ टूल्स और टास्क दे देते हैं किसी स्पेसिफिक चीज पे। जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो भैया किसी एक चीज को लेकर देगा, लेकिन अगर आप टीच कर रहे हो तो हर कुछ बताओगे उसको, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज, थ्योरीज, हिस्ट्री, सब कुछ। कह रहा है अ टीचर स्टीव आइडियाज टू बी सबवर्टेड, और यहाँ पे ओबेड करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। टीचर प्रोवोक करता है, यहाँ टीचर इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्राइब करता है। टीचिंग इज लिबरेशन और इंस्ट्रक्शन इज रेजिमेंटेशन, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है जब हम किसी फॉर्मेशन करते हैं बिलीफ का, कोई एक बिलीफ बना हुआ और उस बिलीफ के बेस पर हम क्या करते हैं?
किसी चीज को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। देखो क्या कह रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन मींस टीचिंग और इनकलकेटिंग अ डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल, आइडियोलॉजी, स्पेशली वन विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू एज एन एग्जांपल ऑफ रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। देखो जानते हो कुछ नालायक लोग जो जैसे मैं बात करूं, कुछ नालायक लोग की बात कर रहा हूं जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज को मानने बोलते हैं, भैया यही है तो ये इसी के लिए मर जाना, मिट जाना, कट जाना है, वो उस टाइप का चीज को फॉर्मल बिलीव करते हैं। या फिर अगर इसको पॉजिटिव वे मिले तो अगर किसी भी अपने स्पेसिफिक पॉइंट पे जैसे रिलीजियस कुछ टर्म्स हैं, तो उस रिलीजियस व्यू को अगर कोई मानता है दिल से तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, है ना। जैसे भगवत गीता पढ़ो तो ऐसे कुछ कहते हैं, दैट इज फॉर्मेशन बिलीफ, कि अपना एक बिलीफ सिस्टम तैयार करना। बात समझ में आई जी सर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन, क्या है आइए। शेयरिंग आइडियाज और कॉन्सेप्ट क्या है, टीचर का टीचिंग है। इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स टोल्ड एक्सेप्ट मटेरियल अनक्रिटिकली एंड अनक्वेश्चनिंग। बोला भाई साहब क्वेश्चन नहीं करना, चुपचाप जो बोल रहे हैं उस पढ़ लो। टीचर ऐसा बोलता है, सुनते हो कभी कभी, उसको इंडोक्ट्रिनेशन बोलते हैं, जबरदस्ती थोप देना। टीचिंग इज अब्जॉर्ब्ड एंड इंटीग्रेटेड विद ऑन्स लाइफ, a student receive information and they memorize, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और मेमोराइज करते हैं। टीचर कॉन्सेप्ट्स और आइडिया क्वेश्चन करता है और डिबेट करता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नॉट क्रिटिकली इवेल्युएटेड और जज, यहाँ जज और वज नहीं किया जा सकता। यहाँ बोलेगा भाई साहब इसको फॉलो करना है तो फॉलो करना है। बात समझ में आई जी सर। चलिए उसके बाद अगर हम करें स्टूडेंट समराइज बैक व्हाट्स बीइंग लर्न, स्टूडेंट समराइज करते हैं कि जो सीखा गया, जो हमने सीखा उसको हम मेमोराइज करते हैं, समराइज करते हैं ना। लेकिन यहाँ नो क्वेश्चंस और नो डिबेट की बात होती है, कहाँ, इंडोक्ट्रिनेशन में। स्टूडेंट थिंक्स अबाउट क्वेश्चन और मटेरियल, स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई क्या क्वेश्चन है, क्या मटेरियल है, ये सब। लेकिन यहाँ पे बायस इज समटाइम्स अलाउड इवन सेलिब्रेटेड, ठीक है, मतलब बायस मतलब पक्षपात। अब देखो द गोल इज इम्पार्ट नॉलेज, और यहाँ पे ओपिनियन बिलीफ्स आर टॉट इम्पार्टेड विदाउट ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, है ना, ये बात है। गोल इज टू डेवलप द ब्रेन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग हाउ टू थिंक, और यहाँ पे व्हाट टू थिंक, देख लो यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है और कैसे करना चाहिए ये सिखाया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखो। कंडीशनिंग, अगर हम कंडीशनिंग की बात करें तो कंडीशनिंग का मतलब होता है हैबिट डेवलप कराना। अगर सीधा सीधी बात करें तो कोई भी हैबिट अगर आप डेवलप करा रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग। जैसे इस पर ना कंडीशनिंग के बेस पर दो लोगों ने अलग अलग जो है वो थ्योरी दी है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक और है आपका जिसको दिया है बीएफ स्किनर ने, ठीक है। तो आओ उन दोनों की चर्चा करेंगे, पहले कंडीशनिंग को समझते हैं एक एग्जांपल से। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, कह रहा है इफ योर मदर हैज गिवन सम हार्ड वर्क सम वर्क ऑन द कंप्लीशन ऑफ इट, शी gave you some monetary reward and you learn that for doing same work again and again and you get the reward, so you will always be ready to take work with the hope of getting reward। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, बोल रहा है भाई साहब तुम्हारी मम्मी ने बोला ऐसा करो कि तुम इस काम को कंप्लीट करके दिखाओ, हम तुमको रिवॉर्ड देंगे। तुम एक काम करके ये काम फिर करने के लिए क्या किए, बार बार प्रैक्टिस किए, फाइनली उस काम को तुम कर लिए और उसके बाद फिर तुम्हें क्या मिला, रिवॉर्ड मिला। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग, की हैबिट को डेवलप कराना। तो हैबिट डेवलप कराने के लिए हमने ये काम किया क्योंकि मम्मी जान रही थी कि भाई नालायक ऐसे सुधरेगा नहीं, तो इसके लिए हैबिट डेवलप कराते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हें ये रिवॉर्ड का ये दिया। उसी बेस पर दो थ्योरीज बनी, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक को बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में ना एक कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया गया, किसने किया, इवाव पावलो ने किया था। क्लास रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे इवाव पावलो, उन्होंने कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट, मैं आपको ये डिस्कस करके बताता हूं। उन्होंने क्या किया, ठीक है, पहले एक मांस दिखाया, ठीक है, पहले उनको क्या किया, पहले कुत्ते को एक मांस दिखाया, ठीक है, उसके मुंह में पानी आ गया, ठीक, उसके मुंह में पानी आ गया। लेकिन जब उन्होंने एक बेल बजाया, ठीक है, मांस को हटा दिया और बेल बजाया, तो कुत्ते में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। पहला क्या था, पहले कुत्ते को मांस दिखाया, बहुत बढ़िया रिएक्शन, लार आ गया कुत्ते के मुंह में। दूसरा बार में बेल बजाया, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तीसरे बार में उन्होंने क्या किया, फिर बेल और मांस दोनों दिखाया, ठीक है, बेल और मांस दोनों दिखाया, बेल भी बजाया और मांस भी दिखाया, ठीक है, कुत्ता के मुंह में फिर से लार आ गया। लेकिन फिर जैसे ही ये काम हो गया, जब दिखा दिया, अब चौथा टाइम क्या हुआ, चौथा टाइम में सिर्फ उन्होंने बेल ही बजाया और कुत्ता दौड़ा चला आया, कुछ दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद। ध्यान से समझिएगा कंडीशनिंग कैसे करी जाती है इसको ध्यान समझिएगा। पहले मैंने बोला कुत्ता को क्या किया, मांस दिखाया,
कुत्ता के मुंह में लार आ गया, ठीक है। दूसरा दिन उसने बेल बजाया, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। तीसरा दिन फिर उन्होंने बेल भी बजाया और मांस भी दिखाया, फिर से लार आ गया। और ऐसी प्रैक्टिस लगभग 7 8 10 दिन 20 दिन करा, और उसके बाद फिर एक दिन क्या किया, सिर्फ बेल बजाया, कुत्ता दौड़ा चला आया। दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग इसको कहा गया है, और यही चीज इन्होंने बताया। ये देखो क्या कह रहे हैं, पावलोव कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द डॉग एंड मेजर्ड अमाउंट ऑफ सलीवा secreted by a dog and with the use of surgical procedures when it is exposed different stimulus or object at the first. When Pavlov presented a piece of meat US to the dog, US that is called unconditioned stimulus बोलते हैं। फिर he noticed a great amount of salivation। उन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत सारा salivation, मतलब वो होता है लार टपकना, लार टपकने लगा उसके ये मुंह से। Whereas in the second time, दूसरी बार उन्होंने क्या किया, when he just rang the bell he observed there was no effect। जब वो दूसरे टाइम सिर्फ बेल बजाए तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ on the bell of the dog salivation, मतलब उसमें लार में कोई इफेक्ट नहीं आया। After this Pavlov rang the bell accompanied with the meat and noticed that salivation of a dog। और उसके बाद फिर मीट के साथ बेल भी बजाया तो उसमें फिर लार टपकने लगा उसको। और फिर he repeated this several times, और उन्होंने बहुत बार ये टाइम किया। और फाइनली एक दिन उन्होंने सिर्फ बेल बजाया और कुत्ता जो है dog still salivated to the bell along with the originally neutral stimulus। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है बीएफ स्किनर ने दिया, और इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, इन्होंने चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया। चूहे पे क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने 2 रास्ता रखा। एक तरफ रास्ता रखा जहां से मतलब खाना जाता था चूहे को, और दूसरे तरफ रखा जहां पे चूहे को शॉक मिलता था। तो भैया चूहा क्या किया, कुछ दिनों तक देख लिया 1 2 बार करके, तो जहां से खाना मिलता था, अब वो जब उसको आइडिया लग गया कि भैया यहाँ से खाना मिलता है, यहाँ से शॉक मिलता है, तो वो खाने की तरफ बार बार आने लगा। तो ये एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर, बीएफ स्किनर का एक्सपेरिमेंट। देखिएगा क्या कह रहे हैं, बीएफ स्किनर परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट वेयर द रैट वाज प्लेस्ड इन ए ग्लास बॉक्स। एक ग्लास बॉक्स में रख दिया गया, कॉल्ड अ स्किनर बॉक्स, इसको स्किनर बॉक्स कहा गया। इन दैट बॉक्स देयर वाज 2 लीवर्स, 2 लीवर थे। One attached to the feeding tube, एक feeding tube से था, और while other produced the electric shock, दूसरा electric shock से था। The rat pressed first lever attached to the tube and got the food to eat। पहला लीवर जैसे बताते हैं उसको भोजन के लिए, मतलब भोजन मिल जाता था, यानी फूड मिल जाता था। But soon as it pressed other lever, दूसरा लीवर जैसे बताया उसको शॉक लगता था। तो rat discovered from its caption, अब उसने अपने एक्शन से क्या फाइंड आउट किया कि the lever which is rewarding and the one which gives a shock negative response। तो इन्होंने क्या बात किया कि pressed only that lever the result in the food। तो इन्होंने क्या कहा, अगर हम बात करें स्किनर्स की, तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो रिएक्शन है ना, वो एक्शन से पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है, एक्शन से। सो क्या कह रहा था, स्किनर्स ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ रिस्पॉन्स एज वेल एज द चेंज इन द रिस्पॉन्स was seen after the behavior was performed not before। तो जब भी कोई एक्शन ले लिया गया, बिहेवियर कर दिया गया, तब हम उसके एक्शन को पहचान पाते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब चूहा, इन्होंने बोला कि चूहा पे बटन दबाया, खाना वाला तो खाना मिला, शॉक वाला तो शॉक मिला, उसके बाद हम पहचान पाए ना कि मेरा ये सही डायरेक्शन था। तो इसीलिए कहना है कि मतलब है कि जब भी कोई काम करते हैं तो हमको उसका रिएक्शन बाद में पता चलता है। ये किसके कहानी है सर, ये ऑपरेट कंडीशनिंग है, बीएफ स्किनर से कही है। चलिए अब चलते हैं टीचिंग और कंडीशनिंग के बाद। दोनों का हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, टीचिंग और सारा कर चुके थे, टीचिंग कंडीशनिंग बाकी था। तो यहाँ पे कंडीशनिंग 2 चीजें मैंने पढ़ी। चलो टीचिंग क्या है, एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल का डेवलपमेंट है। कंडीशनिंग एम्स मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स, हैबिट्स का डेवलपमेंट जो करते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी आपका कंडीशनिंग। स्कोप ऑफ टीचर, टीचिंग का ब्रॉडर है, कंडीशनिंग का नैरो स्केप है। रीइंफोर्समेंट टीचिंग इज नॉट नेसेसरी, प्लेज वाइटल रोल इन कंडीशनिंग। करेक्ट, टीचिंग करिकुलम इज कॉम्प्रिहेंसिव, और ये क्या फिक्स्ड है। कंडीशनिंग क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब एक चीज सेट कर रहे हो तो वो सेट होता रहेगा। बात समझ में आई जी सर। चलिए आइए, ये देखो शॉर्ट नोट्स। अगर हम बात करें टीचिंग की तो चेंज करता है बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स में। अगर हम बात करें कंडीशनिंग की तो इंप्रूव करता है लर्निंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सेफ बिहेवियर और कंडक्ट की बात करें तो ट्रेनिंग। अगर हम एक्विजिशन ऑफ नॉलेज की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस, और फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ की बात करें तो इंडोक्ट्राइनेशन। ये लोग 5 के 5 आपके खत्म हो गए। चलो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ये आप देख लीजिएगा क्या होता है।
डिजायर चेंज लेने के आना स्टूडेंट में, सेव करना, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज करना, इंप्रूव करना लर्निंग स्किल्स, फॉर्मुलेशन ऑफ बिलीफ और सोशल एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी बनना। चलो अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। इतना सवाल पूछा जाता है इससे, मतलब अनगिनत सवाल पूछे जाते हैं इससे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी क्या कहती है कि कैसे हम लर्निंग कर सकते हैं, टीचिंग करा सकते हैं। देखो कह रहा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड ए कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स टू डिस्कस एंड एक्सचेंज द लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स। तो ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी किसके लिए मिली? टीचर्स के लिए, कि ताकि वो डिस्कस कर सके और एक्सचेंज कर सके किस चीज का, लर्निंग और असेसमेंट मेथड्स का। ठीक है, चलो सबसे पहले उन्होंने बोला क्या, नॉलेज, फिर कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और लास्ट में इवैल्यूएशन करना है। तो ये आपका क्या था, हायर टू लोअर लेवल ऑफ थिंकिंग था, ऊपर से नीचे। चलिए अब यहाँ पे आइए, ये जो ना ये बेस्ट है। 3 डोमेन की बात करी है उसने, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने 3 डोमेन की बात करी। कितने डोमेन की? 3 डोमेन की। 3 डोमेन में क्या क्या बात करा? सबसे पहला डोमेन जो था वो कॉग्निटिव डोमेन था। क्या था? कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। देखिएगा इसको याद करने का तरीका बहुत इजी था, हमने पढ़ाया है क्लास में, KCAASE कास, ये था IM पैन है ना, और ये है R² VOC। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है, इसको क्या लिखना है। चलो अब इसको ध्यान से समझो क्या कहता है। पहला जो डोमेन पे बात किया इन्होंने, कॉग्निटिव बात की है, मतलब बौद्धिक क्षमता की बात की है कि दिमाग हमारा काम कैसे करता है। सबसे पहले हम नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंड करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर सिंथेसाइज करते हैं और तब जाके इवेल्युएट करते हैं। ये कॉग्निटिव डोमेन की बात हो गई। इसमें सवाल बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसको 4-5 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला इसको बोल देगा सीक्वेंस में कर दो, है ना, कास को सीक्वेंस करो। दूसरा सीक्वेंसिंग के अलावा बोल देगा कॉग्निटिव डोमेन दे देगा, और 3 हिस्से दे देगा, 1 हिस्से दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा कॉग्निटिव डोमेन नहीं है या है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, उसी तरह अफेक्टिव और साइकोमोटर के साथ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। चलो अब आ जाओ यहाँ पे 3 डोमेन्स में क्या क्या था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। अब चलो पहले कॉग्निटिव हो गया, अब अफेक्टिव का समझो। अफेक्टिव में क्या होता है ना, हम बात करते हैं, एक मिनट, मेडिटेशन, साइकोमोटर, टेक्निकल स्किल्स, ये ना थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, उल्टा लिखा गया है ना, ये इसमें है, ये इसमें होगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे सही होगा, आ जाओ। चलो कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, देखो कॉग्निटिव डोमेन में पहले ना 1956 में उन्होंने अलग तरीके से दिया था, जिसका नाम था KCASE, मतलब नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज और इवैल्यूएशन। उसके बाद लेकिन अभी जो 2001 में इन्होंने नया प्रोसेस दिया, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उन्होंने उसमें कहा कि सबसे पहले रिमेंबर करो, फिर अंडरस्टैंड करो, अप्लाई करो, एनालाइज करो और तब जाके इवैल्यूएट और क्रिएट करो। तो इसमें याद रखिएगा ये चीज नया वाला है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएट और क्रिएट। मतलब ये क्या होता है बेसिकली, ये क्यों है, ये प्रोसेस है कि कैसे कोई बच्चा परसीव करता है चीजों को, है ना, एक टीचर कैसे कराता है। इफेक्टिव डोमेन, ठीक है, एक मिनट, हाँ, साइकोमोटर, टेक्निकल स्किल, IM पैन, इफेक्टिव रिसीविंग रिस्पॉन्डिंग, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ठीक रखा है ना। तो देखो इफेक्टिव डोमेन में क्या है, R² VOC, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, वहां ऊपर वाला मैंने बताया, क्योंकि जो साइकोमोटर डोमेन है ना वो टेक्निकल स्किल्स की बात करता है, IM पैन उसके लिए है ना जी। चलिए अब क्या करता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन वो डोमेन होता है जो इमोशंस के लिए, किसके लिए, खुशी, दर्द, ये सारे के लिए, है ना। तो इस तरह के लिए कह रहा है, skills in the affective domain describe the way people react emotionally and their ability to feel other living's pain or joy। ठीक है, तो इसकी बात करता है, ये इमोशंस की बात करता है, इसीलिए इसमें याद रखा जाना है R² रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप डिफरेंट में पढ़ना है अगर बहुत डिटेल में तो आप वीडियो भी देख सकते हैं, हमारे वीडियो 37 लेक्चर्स अवेलेबल है ना यूट्यूब पे। तीसरा है साइकोमोटर। साइकोमोटर डोमेन होता है टेक्निकल स्किल्स, मतलब सबसे पहले हम किसी चीज को इमिटेट करते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल देके बताऊं तो आपको डॉक्टर का प्रैक्टिस जब करता होना होता है ना, तो क्या करते हैं, जब कोई MBBS कर रहा होता है तो क्या होता है, सबसे पहले इमिटेट करता है कि बड़े वाले डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, नकल करता है एकदम, नहीं जी। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद मैनिपुलेट करना शुरू करता है कि मतलब भाई साहब देखता है डॉक्टर कैसा काम कर रहा है, तो अब ना जब वो सीख जाता है थोड़ा बहुत चेंजेस करना शुरू करता है, क्या इस तरह से होगा, इस तरह से होगा,
और जब वो मैनिपुलेशन कर लेता है, जब उसके अंदर मैनिपुलेशन की चीज एक्सपर्टीज हो जाता है, तब वो चेंजेस करता है प्रिसीशन, तब वो एक्यूरेसी लाने की कोशिश करता है कि कहाँ मेरी गलती हो रही है, उसको हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन होता है जब पूरी तरीके से एक्सपर्टीज, आप तो क्या है ना, आप कहीं भी जा मतलब ट्रीटमेंट कर सकता है, खुद तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और नेचुरलाइजेशन होता है जब पूरी तरह से आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। तो सबसे पहले नकल किए, इमिटेशन, फिर उसको चेंज, खुद से चेंज करने की कोशिश की, धीरे धीरे सीखे, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, एक्यूरेसी लेके आ गए 100% आप। उसके बाद अब आप अपना नया नया चीज देने शुरू कर दिए, और फाइनली आप नेचुरलाइज कर दिए कि ये आपका क्या है, एक्सपर्टीज है। चलो, उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। देखो ये बेसिक चीज है कि भैया सिस्टम ऑफ एक्शन की जरूरत है, प्रोफेशनल एक्टिविटी की जरूरत है ना, इंटरेक्टिव प्रोसेस है, स्पेशलाइज्ड टास्क है, कलेक्शन ऑफ वेरियस मोड्स है। ये नहीं, आ जाओ यहाँ। अब जो है वो है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। एक सेकेंड रुकेंगे, सिर्फ पानी पीते हूं मैं, है ना, थोड़ा सा। चलिए जी, अब है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का क्या मतलब हुआ कि भैया आप इफिशिएंसी जो टीचिंग को दे रहे हैं बच्चों को, वो किस हिसाब से दे रहे हैं, है ना, कि भैया पहले आप टफ पढ़ा दे रहे हैं, पहले आप इजी पढ़ा रहे हैं। तो कभी भी एक टीचर को ना इन सारे मैक्सिम्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिम्स जो हैं आपको बेसिक टू एडवांस में लेके जाते हैं। बच्चे को सिखाना जो नोन चीजें हैं उससे अननोन में जाना चाहिए, अननोन टू नोन में नहीं। जो नोन टू अननोन मतलब क्या है कि जो बच्चे को लगता है कि भैया ये आसपास में को जानते हैं, फिर उसको जानने वाला चीज में से पढ़ाते पढ़ाते तब ले जाइए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिम्स, की जहां पे आप पढ़ा कैसे रहे वो आपको बताया जाता है। देखो क्या कितने तरीके का है फॉर्म, और फॉर्म क्या है, नोन टू अननोन। पहले जो जान रहे उसको बताइए, फिर उसके हिसाब से अननोन में जाइए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जाना चाहिए, हार्ड टू मतलब ये कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत टफ पहले पढ़ा दो, बच्चा पहले डर जाए, फिर उसके बाद बोला अरे यार तो बहुत इजी था, ऐसा नहीं। बहुत इजी से कॉम्प्लेक्स में जाइए, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट में जाइए, है ना, कि क्या बोल रहा था, जनरल प्रिंसिपल लर्निंग चाइल्ड लर्न्स कॉन्क्रीट मटेरियल थ्रू फर्स्ट और देयर आफ्टर ही लर्न्स द एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कॉन्क्रीट के में पढ़ाना है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में जाना है। होल टू पार्ट की बात करी गई है कि पहला ओवरऑल एक ओवरव्यू दे दीजिए, उसके बाद पार्ट टू पार्ट करके आराम आराम से पढ़ाइए। इनडिफिनिट टू डिफिनिट में जाइए, जनरल टू पर्टिकुलर में जाइए कि होल चीज बता दीजिए, फिर उसको पर्टिकुलराइज करिए। इंपेरिकल टू रैशनल में जाइए, एनालिसिस टू सिंथेसिस में जाइए, इंडक्शन से डिडक्शन में जाइए। पहले अपना आसपास का चीज एनवायरनमेंट को देखकर एग्जांपल दीजिए, आसपास की जो चीजों को समझाइए, और फिर थ्योरी में घुसिए, आगे बढ़िए। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स आपको टीचिंग में देखने को मिलते हैं। हालांकि 1-2 वेरिएबल और होता है, लेकिन आप उसको हम रिसर्च में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अब यहाँ टीचिंग की बात करें तो 3 वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और तीसरा इंटरवेनिंग वेरिएबल। देखो वेरिएबल होता है क्या वेरी कर रहा है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, इंडिपेंडेंट। अगर मैं टीचिंग लर्निंग की बात करूं तो टीचर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि भाई साहब टीचर ही है जिसमें इंडिपेंडेंट है, जो लर्निंग दे रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करो तो वो स्टूडेंट है, क्यों, क्योंकि वो आप पे डिपेंडेंट है, किस पे, टीचर पे। और अगर इंटरवेनिंग वेरिएबल की बात करो तो जो इन दोनों के मीडियम को मिलाने की कोशिश करता है, टीचर और लर्निंग के बीच का जो मीडियम है, जैसे यूट्यूब है हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, पेन कॉपी फलाना ढिमकाना, जितना टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है वो सारी इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ जाती है। चलिए, तो अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ टीचिंग का तो 3 फंक्शन है, डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिस्क्रिप्टिव और इवैल्यूएटिव फंक्शन। अगर हम डायग्नोस्टिक फंक्शन की बात करें तो कह रहा था इनिशियल टास्क इन चेंजिंग एंड मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज टू हैव प्रॉपर डायग्नोस द एग्जिस्टिंग सिचुएशन। तो अगर हम टीचिंग कैसे शुरू करें, फंक्शन काम क्या है टीचिंग का, तो अगर हम पहले हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डायग्नोस करना पड़ता है कि बच्चा, अगर हम क्लास में जा रहे हैं तो बच्चे को देखेंगे कि ये बच्चा क्या जानता है, क्या इसमें पोटेंशियल है, कैसी इसकी थिंकिंग है, कितना ये समझ पा रहा है, दैट्स इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक फंक्शन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम उसके हिसाब से उसको नॉलेज प्रोवाइड करना। दूसरा है प्रिस्क्रिप्टिव, कह रहा है इन रेमेडियल फंक्शन टीचर ट्राइज टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ पीपल। तो भैया
उसके बाद हमको प्रिस्क्रिप्शन फंक्शन में जाना, पहले डायग्नोस कर लिए, अब प्रिस्क्राइब करो कि कैसे उसमें चेंजेस लेके आने की जरूरत है, अगर कुछ कमी है तो। उसके बाद फिर इवेल्युएटिव फंक्शन है कि अब इवेल्युएट करो कि भैया हमने जो पढ़ाया वो सीखा कि नहीं सीखा। बात समझ में आ रही है? जी सर। अब हम बात करें लेवल्स ऑफ टीचिंग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाना है, इससे कहीं कोई रोक नहीं सकता है। आइए, 3 लेवल ऑफ टीचिंग है, ध्यान से समझिएगा, बेसिक चीज है, बहुत मजेदार है। क्या मजेदार है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वो टीचिंग होता है जहां बच्चा लोग रटता है, चीजों को सीखता है रट रट के, याद करके, है ना, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को, उसको बोलते हैं मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल वो टीचिंग है जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं, टीचर स्टूडेंट को गाइड कर रहा होता है, यहाँ इसको थ्योरी समझा रहा होता है थोड़ा थोड़ा, और स्टूडेंट उन टीचर की बात को मानता है, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, और कुछ अपने भी सीखता है, मतलब मिक्स लेवल पर। और रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग में स्टूडेंट खुद सारा काम करता है, टीचर जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, मेंटोर की तरह उसको ये करता है, गाइड करता है। बात समझ में आया? जी सर। अब आओ उसके पर्टिकुलर जो टॉपिक्स में जो पूछा जाता है वो चीज समझ लेते हैं, क्योंकि यही सब चीज डाल के डायरेक्टली आपसे कंफ्यूज कर देता है। मैं आपको पढ़ाता हूँ। आइए, इट इज द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। क्या मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं हम, दिमाग लगाना ही नहीं है। बच्चा अगर टीचर बोले ए फॉर एप्पल, आपको बोलना है ए फॉर एप्पल, दैट्स इट, ये वाला टीचिंग। कह रहा है कंसर्न विद द मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, सबसे लोवेस्ट लेवल है। यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले, कोई रोल ही नहीं है। स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स, फैक्ट्स को क्रैम करता है, इंफॉर्मेशन को, फॉर्मूलाज को, और जो उनको पढ़ाया जाता है उन सब को रटता है। टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, सब लर्निंग कैसे करेगा? रटने से, बच्चा रटेगा और चीजों को। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी, यहाँ टीचर का रोल सबसे ज्यादा है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा बच्चा वही सीखेगा। ऑरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, एसे टाइप एग्जामिनेशन बिकम ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, यहाँ पे सब लिया जाता है, ऑरल, डिटेल और एसे टाइप सब कुछ लिया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग, पहले लर्न करेगा, फिर रिटेन करेगा उसको, और फिर रिकॉल करेगा, याद करते रहेगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसा है ना, ऐसा वाला। हर्बर्ट जो थे उसके मेन प्रोपोनेंट थे किसके? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के। मेथड यूज इसमें ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चन, ये मेथड यूज किया जाता है। अगर हम बात करें मेरिट डिमेरिट, आप पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है? परसीव करना है, ग्रास्प करना आइडिया को, कंप्रहेंड करना मीनिंग को, है ना। तो अंडरस्टैंडिंग क्या टीचिंग हुआ कि हम जब मीनिंग को ग्रास्प करना शुरू कर देते हैं, परसीव करना शुरू कर देते हैं और कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर देते हैं। In the field of education psychology, the meaning of understanding can be classified seeing the total use of facts, direct question पूछ देगा, seeing the total use of facts, seeing relationship की जब बात कर रहा है, generalized insight की बात कर रहा है, तो ये understanding level है। The learners and required comprehend factual information, कह रहा है to know meaning different concepts and their relationships, यहाँ पे क्या करते हैं? अलग अलग concepts और अलग अलग relationships की बात करते हैं। कह रहा applied facts, concepts and principles, यहाँ पे वहां देखो facts, concepts को रोट करते थे, यहां हम अप्लाई करते हैं, बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब रिफ्लेक्टिव में आते हैं। कह रहे दिस इज नॉन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मींस गिविंग केयरफुल थॉट और समथिंग ओवर ए पीरियड, यहाँ पे आपको हाई लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है यहाँ। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट द टीचिंग इज कैरिड आउट, हाईली थॉटफुल होता है। स्टूडेंट कैन अटेन लेवल आफ्टर गोइंग थ्रू मेमोरी लेवल अंडरस्टैंडिंग, ये बात बिल्कुल सही, मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग के बाद ही यहाँ पे आप आ सकते हैं। ये है सॉल्व रियल लाइफ ऑफ प्रॉब्लम को, है ना, रियल लाइफ ऑफ प्रॉब्लम को इसको सॉल्व करने का बात करता है। At this level, student is made to face a real problematic situation, यहाँ real problematic situation में स्टूडेंट फंसता है और स्टूडेंट अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को और क्रिटिकल एबिलिटीज के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बात समझ में आ गया? जी सर। द रोल ऑफ स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव है। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज प्रॉब्लम सेंटर और स्टूडेंट इन बिजी इन ओरिजिनल इमेजिनेशन। तो भैया समझ में आ गया, मेमोरी लेवल बच्चा लोग का टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग वहां परसीव करना शुरू करते हो, और अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव लेवल पूरा का पूरा स्टूडेंट लेवल का टीचिंग है। चलो आ जाओ, ये देखो आ जाओ। मेमोरी लेवल को अथॉरिटेरियन लेवल कहा जाता है, इसको डेमोक्रेटिक लेवल कहा जाता है और इसको लेजिस्फेयर कहा जाता है। ये थॉटलेस टीचिंग है, ये थॉटफुल टीचिंग और ये हाईली थॉटफुल है ना। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, मेमोरी इंसाइट, ओपन डिपेंडेंट। देखो हर्बर्ट दिया, मॉरिसन दिया और हंट दिया। व्हाटएवर टीचर टीच स्टूडेंट एक्सेप्ट,
मेमोरी लेवल में जो भी टीचर पढ़ाएगा वो स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करेगा, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट गेन करेगा अंडरस्टैंडिंग में, और टीचर का रोल यहाँ मिनिमम है, स्टूडेंट एक्टिव रहेगा। ओरल रिटन ऐसे टाइप इवैल्यूएशन होगा, यहाँ ऐसे और ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ सिर्फ ऐसे टाइप टेस्ट होगा, और एप्टीट्यूड और बिलीव आल्सो टेस्टेड। रोट ऑफ फैक्ट्स, यहाँ रोट करेगा, यहाँ कंसेप्चुलाइज करेगा फैक्ट्स को, और यहाँ एप्लीकेशन होगा फैक्ट्स का। चलो अब है फेजेस ऑफ टीचिंग। ये फेजेस ऑफ टीचिंग कुछ नहीं है, बस बेसिक चीजें इसको ध्यान में रखिएगा। फेजेस ऑफ टीचिंग कहने का मतलब है कि जब एक टीचर पढ़ाता है तो उसके कितने फेज होते हैं, वो किस किस तरीके से पढ़ाता है। तो बेसिकली टीचिंग ऑफ फेजेस को 3 फेज में बांटा गया है। एक है प्लानिंग फेज, जब टीचर प्लान करता है एक्टिविटी का कि भैया हमको जाके पढ़ाना क्या है। दूसरा होता है इंटरेक्टिव फेज, इसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज बोला जाता है इसको, जहां पे टीचर इंप्लीमेंट करता है जो उसने प्लान कर रखा है। और तीसरा होता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको इवैल्यूएशन स्टेज कहा जाता है कि जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें बच्चे को समझ में कितना आया, ये इवैल्यूएशन स्टेज में पता चल जाता है। बात समझ में आया? जी सर, आइए इसकी बात हम करते हैं। आइए, हाँ, व्यू पॉइंट्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट्स है। क्या है? 3 व्यू पॉइंट्स है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं पेडागोगी, एक को बोलते हैं एंड्रागोगी, और एक को बोलते हैं ह्यूटागोगी। देखिए, पेडागोगी एक्चुअली मेमोरी लेवल टीचिंग को ही कहा गया, इसका दूसरा नाम पड़ गया पेडागोगी, मतलब होता है बच्चों को पढ़ाने का तकनीक। एंड्रागोगी बोला गया जब आप थोड़ा सा बड़े लोगों को पढ़ाते हैं, यंग लोगों को। और ह्यूटागोगी बोला गया जब आप सेल्फ डिटरमाइन हो जाते हैं, जब आप खुद से ये सारी चीजें करते हैं। तो ये एक्चुअली ये मल्टी लेवल टीचिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है, और ये रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, और कुछ नहीं है। चलो देखो क्या बोल रहा है। पेडागोगी मतलब होता है चाइल्ड लीडिंग, एंड्रोस अगोगी इसका मतलब होता है मैन लीडिंग, और ह्यूटी अगोगी मतलब होता है सेल्फ लीडिंग, मतलब चाइल्ड लीडिंग, मैन लीडिंग और सेल्फ लीडिंग। ठीक है, चलो इंस्ट्रक्शन लीड, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लीड करता है, जो टीचर बताता है वो काम कर लिया जाता है। यहाँ सेल्फ रेगुलेटेड है, इसका मतलब कि खुद से रेगुलेट करता है, टीचिंग के कॉन्सेप्ट मतलब टीचर जो पढ़ाता है उसको समझता है। और रिफ्लेक्टिव यानी क्या, ह्यूटागोगी में सेल्फ डिटरमाइंड है, यहाँ सिर्फ सपोर्ट लेता है, सारा काम खुद करता है। देखो, इंस्ट्रक्टर इज द सेंटर, क्या बोला? इंस्ट्रक्टर क्या है? सेंटर है। तो पेडागोगी क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन जहां पे सेंटर में रहेगा, भैया वो जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। और यहाँ बोल रहा है कि एंटागोगी में इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर और सेंटर दोनों है, एक कॉन्सेप्ट समझाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट समझेगा और पूछेगा भी। और यहाँ लर्नर्स आर द सेंटर, कहाँ? ह्यूटागोगी में। चलो, प्रोसेस इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, ये बाई डायरेक्शनल है, और ये मल्टी डायरेक्शनल है। लर्नर कॉन्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड, लर्नर भाई पेडागोगी में लर्नर को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लिमिटेड है। और अगर हम बात करें एंडागोगी में, तो यहाँ लर्नर्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है चीजों को समझने में, चीजों को पूछने में, और यहाँ लर्नर्स कंट्रीब्यूट भी करता है और क्रिएट भी करता है समथिंग न्यू। यहाँ पे बोलता है मोस्टली विटनेस्ड इन स्कूल एनवायरनमेंट, यहाँ पे ये अडल्ट लर्निंग और यहाँ पे रिसर्च के टाइम में ये काम किया जाता है। इसको कॉग्निशन बोलते हैं, इसको मेटा कॉग्निशन और इसको एपिस्टेमिक कॉग्निशन कहा जाता है। लीजिए जी, ये टीचिंग के चीजें हो गई। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या चीजें होंगी, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, फंडामेंटल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये फंडामेंटल ऑफ टीचिंग जॉयस और विल ने दिया था। इन्होंने बात करा FSSRSA यानी कि फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशंस की। चलिए ये देखिए, ये 6 की। उसके बाद है 5 इंस्ट्रक्शन मॉडल, मतलब 5E, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, सॉरी इलैबोरेट और इवैल्यूएट। ये देखो, ये 5 इसकी बात करता है, इंगेज, एक्सप्लोर। और भाई साहब, ये 5E मॉडल से लास्ट ईयर में क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब उसके बाद है गैगने इवेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल। ये क्या था? देखो, ये ना पूरा का पूरा प्रोसेस है कि आप एक टीचर होकर कैसे बच्चों को पढ़ाने जाते हो। सबसे पहले अटेंशन गेन करते हो, बोलते हो ना हेलो वेलकम टू द नेट वाला भैया, ये सब बोलते हैं ना मैं, तो वो अटेंशन गेन करना। फिर इन्फॉर्म करो स्टूडेंट्स को कि आप क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपका क्या पढ़ाने वाले हो। उसके बाद उसके प्रायर लर्निंग को क्या करो, स्टिमुलेट कर दो, मतलब कल मैंने क्या पढ़ाया था ये बताओ। फिर उसके बाद आप आज प्रेजेंट करो कंटेंट को, आप अपनी लर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड करो, परफॉर्मेंस को एलिसिट करो, उसका फीडबैक प्रोवाइड करो और परफॉर्मेंस को एसेस करो, और तब जाके जो एनहांस करो रिटेंशन और ट्रांसफर टू बी जॉब। तो ये बात रहा गैगने का इवेंट ऑफ 9 इंस्ट्रक्शन मॉडल का। चलो, उसके बाद हम बात करें 9 इवेंट ऑफ गैगने। क्या ये तो सेम है, गैगने, जनरेशन, टेल द लर्नर, स्टिमुलेट प्रायर लर्निंग, ये सेम चीज है। चलो, अब हम बात करते हैं
मेरिल्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन की। मेरिल्स प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन में वो बात किया है पढ़ाई की। पढ़ाई क्या हो गया भैया, PADAI, पढ़ाई। पढ़ाई की बात किया मेरिल्स पर, बोला भैया सबसे पहले प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम सेंटर्ड, उसको एक्टिवेट करो, फिर डेमो देखे। मान लो एक फोन है, ठीक है, इस फोन में खराबी आ गई तो भैया प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम आई तो भैया उसको हम एक्टिवेट करके देखेंगे कि भैया क्या फोन चल रहा है कि नहीं, फिर सॉरी एक्टिवेट करवाएंगे, करेंगे नहीं करवाएंगे, उसके बाद डेमो लेके देखेंगे कि भैया ये फोन चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसके बाद अप्लाई करेंगे उसको और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड पढ़ाई। याद रखिएगा मेरिल्स प्रिंसिपल पढ़ाई की बात करता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड, एक्शन, डेमोस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन। आइए एडी मॉडल, इससे भी इतने क्वेश्चन पूछ ले गए हैं 2022-23 में ना, मैं बता नहीं सकता। एडी मॉडल से मतलब आफत क्वेश्चन पूछा गया है, 5-7 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो एडी मॉडल से कुछ नहीं पूछा गया, बस उसका मीनिंग पूछा गया। जैसे एडी मॉडल है ना, ये देखो ये इससे पूछा गया क्या, A फॉर एनालाइज, D फॉर डिजाइन, एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट और इवेल्युएट। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, एनालाइज करेंगे करंट नॉलेज गैप क्या है, फिर डिजाइन डेवलप करेंगे कि कैसे कैसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होगी, फॉर्मुलेट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और उस बेस पर हम डेवलप करेंगे नई लर्निंग, फिर इंप्लीमेंट कर देंगे और इवेल्युएट कर देंगे। यही 5 चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा गया और बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन कल करेंगे तो मजा आएगा। उसके बाद है स्टीम लर्निंग। स्टीम एजुकेशन क्या है, एक अप्रोच है। देखो इसमें क्या क्या होता है, जहां हम ये देखो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, इसकी बात ये करता है। SAMR मॉडल है, इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन और रीडेफिनेशन। देखो अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है, नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट, यहाँ कोई फंक्शनल इंप्रूवमेंट नहीं होता। ऑगमेंटेशन की बात करें तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट है लेकिन फंक्शनल इंप्रूवमेंट है। यहाँ याद रखिएगा SAMR में ये इनहेंसमेंट की बात करता है, तो एक में फंक्शनल नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट है और इसमें फंक्शनल इंप्रूवमेंट की बात करता है। और ये MR जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो मॉडिफिकेशन जो है, जो टेक्नोलॉजी अलाउ करती है, और यहाँ क्या है, टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू टास्क के लिए ये अलाउ करती है। मॉडिफिकेशन में जो टास्क है उसको रीडिजाइन करने के लिए कहा गया, मॉडिफिकेशन नाम है ना, मॉडिफाई कर दिया, और रीडेफिनेशन में नए टास्क की बात करी गई है। तो याद रखिएगा SAMR, यहाँ पे फंक्शनल इंप्रूवमेंट, नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट, यहाँ फंक्शनल इंप्रूवमेंट, यहाँ पे रीडिजाइन, और यहाँ पे जो है न्यू टास्क, ये याद रखिएगा SAMR। चलो ये सेम है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब है एश्योर मॉडल। एश्योर मॉडल से भी पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे पूछा गया कि S किसको डिनोट करता है, E किसको डिनोट करता है, R किसको डिनोट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। तो A फॉर एनालाइज द लर्नर, S फॉर स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, S फॉर सेलेक्ट मेथड मीडिया मटेरियल्स, U फॉर यूटिलाइज टेक्नोलॉजी, R फॉर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन, E फॉर इवैल्यूएट एंड रिवाइज। ये होता है इसका मतलब, और यही याद रखिएगा, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सेम। चलिए उसके बाद चलते हैं 9 कैंप का 9 इंस्ट्रक्शन मॉडल है ना। क्या क्या है, आइडेंटिफाई करिए इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स को और स्पेसिफाई करिए गोल को, ठीक है। उसके बाद एग्जामिन करिए लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कि क्या अटेंशन इनको मिल रहा है प्लानिंग के दौरान। आइडेंटिफाई करिए सब्जेक्ट कंटेंट, एनालाइज करिए टास्क कंपोनेंट को, स्टेट करिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को, सीक्वेंस करिए कंटेंट को विद ईच इंस्ट्रक्शन यूनिट फॉर लॉजिकल लर्निंग, और डिजाइन करिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी को, प्लान करिए इंस्ट्रक्शनल मैसेज डिलीवरी को, डेवलप करिए, इवैल्यूएट करिए और सेलेक्ट कर लीजिए ये सारे रिसोर्स को। ये 9 स्टेप है, इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए ग्लासर मॉडल ने ये इतनी बात करी है, रॉबर्ट ग्लासर ने किया है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करिए, एंटरिंग बिहेवियर की बात करिए, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स की बात करिए, परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात करिए। तो ये है ग्लासर मॉडल जो रॉबर्ट ग्लासर ने करी, और ये चारों चीज का बात करा है। क्या क्या देखो, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, एंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स और परफॉर्मेंस असेसमेंट। चलो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ये जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जीरोम ब्रनर ने बात करी है। इन्होंने क्या कहा created the concept attainment model, inductive teaching style which students identify the characteristics in data and then determine the character to belong the feature of category। इन्होंने इंडक्टिव टीचिंग की बात करी है, ठीक है जी। इन्होंने क्या बोला, स्टेप्स क्या हैं कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, देखो 8 स्टेप्स की बात करी है। नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट, डेवलप करो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स दोनों। पहले देखो ध्यान से, इंडक्टिव में क्या करना होता है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने दिया, जेरम ब्रुनर ने, और उन्होंने 8 कॉन्सेप्ट्स की बात करी। क्या क्या कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो, सॉरी नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट रखो, डेवलप करो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स, फर्स्ट 2 स्टेप्स शुड बी कंप्लीटली टीचर प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। ये देखो इंस्ट्रक्शन से पहले 2 चीजें आपको कर लेनी है, ये उन्होंने बताया।
उसके बाद इंट्रोड्यूस करो प्रोसेस स्टूडेंट को, प्रेजेंट करो एग्जांपल के साथ, डेवलप करो सेल्फ कॉन्सेप्ट डेफिनेशन, गिव एडिशनल टेस्ट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स एंड इवैल्यूएट। तो ये दो काम आप टीचिंग से पहले, पढ़ाने से पहले करिए, और ये जो काम है वो आप टीचिंग के दौरान बाद में करिएगा। चलिए उसके बाद हिल्डर-टाबर मॉडल। हिल्डर-टाबर मॉडल क्या बात करा? डायग्नोस्टिक जर्नी, फॉर्मुलेटिव ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, सेलेक्ट लर्निंग, ऑर्गेनाइज लर्निंग और इवैल्यूएशन, ये 7 चीजों के बाद हिल्डर-टाबर मॉडल करती है। ये लीजिए जी, तो सारे के सारे आपके क्या हो गया? सारे के सारे टीचिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए, टीचिंग रिलेटेड मॉडल्स खत्म हो गए। अभी लर्निंग वाला बाकी है, अभी पूरा का पूरा लर्निंग पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए मजा आ रहा है पढ़ने में? बताना कमेंट करके। चलो उसके बाद है लर्निंग एंड लर्नर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, लर्निंग और लर्नर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। आइए, कह रहा था होल एजुकेशनल प्रोसेस इज डायरेक्ट फॉर लर्निंग। अब देखो लर्निंग का क्या मतलब होता है? जब आप कुछ सीख रहे हो और अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ बदलाव लेके आ रहे हो, आपने कुछ सीखा और उसने आपके बिहेवियर में बदलाव लेके आए, उसको कहते हैं लर्निंग। कह रहा था होल एजुकेशनल प्रोसेस इज डायरेक्टेड फॉर लर्निंग, पूरा का पूरा एजुकेशन पर्पस किसके लिए? लर्निंग के लिए। What exists in any educational structure is for learning both students and teacher। बोल रहा जो एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी एजुकेशनल स्ट्रक्चर में, वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए लर्निंग है। ह्यूमन स्टार्ट लर्निंग प्रोसेस इन देयर बर्थ, अपने जन्म से वो लर्निंग शुरुआत कर देता है और अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है। आइए क्या कह रहा है देखिएगा। कुछ लोगों ने लर्निंग को डिफाइन किया। देखो लर्निंग का सीधा सीधी मतलब होता है कि अपने बिहेवियर में बदलाव लेके आना। कल जो थे आज उससे ज्यादा जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। आ जाओ एक दो का देखते हैं। पावलो क्या बोल रहा है? लर्निंग इज ए हैबिट फॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग। देखो ये तो पावलो, इन्होंने कंडीशनिंग की बात करी इसलिए उससे कंपेयर कर दिया। आ जाओ गेसाल को देखो, कह रहा था बेसिस ऑफ लर्निंग इज टू गेन नॉलेज आफ्टर द ऑब्जर्विंग द होल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन इज लर्निंग। तो बोल रहा है कि पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको नॉलेज या क्या बोलते हैं इसको, बहुत सारा जो नॉलेज है उसको गेन कर लो और उस बेसिस पर जो रिस्पॉन्ड आप करते हो वो क्या है? वो आपका लर्निंग है। देखो आगे चलते हैं। These definitions conclude learning in some period which are given below। लर्निंग क्या है? ब्रॉड टर्म है। लर्निंग इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच अफेक्ट द चिल्ड्रन अलोंग विद द ग्रोइंग प्रोसेस, मेंटल डेवलपमेंट एंड चाइल्ड कोर्स। ये बेसिक चीज है यार। तो लर्निंग का मतलब सीधा सीधी यही होता है कि आप अपने बिहेवियर में बदलाव लेके आओ। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग की बात करें तो लर्निंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा सीखना होता है। बोलते हैं ना जब तक आप जिंदा हैं लर्न कीजिए, लर्न कर रहे हैं तो आप जिंदा है, जैसे लर्निंग बंद हो गई आप मर गए। लर्निंग चेंज द बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। लर्निंग अगर आपको सीख रहे हैं तो आपके बिहेवियर में बदलाव होना चाहिए। लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। लर्निंग पर्पसिव और गोल ओरिएंटेड भी है, बिल्कुल पर्पस और गोल ओरिएंटेड बिना आप लर्न नहीं कर सकते। लर्निंग एक प्रोसेस है, प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट है ना, प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट है। लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना, ये लर्निंग है। लर्निंग अकर्स ड्यू टू एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और एक्टिविटी की वजह से भी आपको लर्निंग होती है। लर्निंग हेल्प करता है अचीव करने में टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को, और लर्निंग क्या है? फंडामेंटल प्रोसेस है लाइफ का। लर्निंग रिलेशनशिप भी है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का है। हमने कोई स्टिमुली देखा और उस पर रिस्पॉन्स किया। लर्निंग क्या है? ट्रांसफरेबल है, बिल्कुल हमने कुछ सीखा किसी और को सिखाएंगे। अब देखो मोड्स ऑफ लर्निंग, इससे सवाल पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है लर्निंग हम किसके किसके थ्रू करते हैं? तो हम लर्निंग इमिटेशन से करते हैं, मतलब नकल करके। देखो हम किसी को देखते हैं वो करते हुए तो वैसा करना सीख जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लर्निंग। अब लर्निंग हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी करते हैं, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद हम सीखते हैं कि भैया क्या कर रहा है वो, क्यों कर रहा है वो, किस हिसाब से कर रहा है वो, उसको बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। कहते हैं ना जो चीजें आपको कोई कॉपी कलम नहीं सिखाती वो ठोकर लगने के बाद सीखते हैं, है ना। तो वो वही ठोकर एक्सपीरियंस है एक्चुअली, ठीक है। चलो कह रहा लर्निंग फ्रॉम टीचिंग, टीचिंग से सीखते हैं, जब कोई टीचर सिखा रहा होता है तो सीखते हैं। इंस्ट्रक्शन से सीखते हैं। ट्रायल और एरर, कोशिश करो और गलती करो और सीखो, ये भी इससे भी कर सकते हैं। और क्वेश्चनिंग से सीखते हैं, किससे सीखते हैं? क्वेश्चनिंग से। तो ये बात तो हो गई। देखो कोई अब क्वेश्चनिंग की जहां बात आई तो कुछ क्वेश्चंस है, आओ इसको देखो क्या कह रहा है। लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग बोल रहा है कि क्वेश्चनिंग को दो टाइप से बांटा गया है, डाइवर्जेंट और
कन्वर्जेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं आपके एनटीयू नेट में, ठीक है। जेपी गिलफोर्ड के द्वारा 1950 में कन्वर्जेंट क्वेश्चन और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस की बात कही गई थी। कह रहा है कन्वर्जेंट क्वेश्चन इनकरेज स्टूडेंट्स टू ब्रिंग टुगेदर आइडियाज एंड नॉलेज फॉर फ्रॉम 2 or more fields and synthesize them to the generate a common and logical conclusion। तो जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन होते हैं ना, वो बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड की, इसकी स्ट्रक्चर्ड की, भैया आप कुछ ना कुछ लेके आइए एक नॉलेज। और डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते हैं generate divergent thinking and encourage students to think more broadly about a specific topic, drawing different scenarios and discipline and ideas। तो देखो एक बात करते हैं, कन्वर्जेंट जो होता है वो क्वांटिटेटिव थिंकिंग की बात करता है, क्वांटिटी में कैसे सोच सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे सोच सकते हैं। और जो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जो क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वालिटेटिव थिंकिंग की बात करते हैं, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना, कि वो कैसे इंडायरेक्टली क्वेश्चन सारा पूछते हैं। देखो आ जाओ ये टाइप्स पढ़ लो। डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो होता है वो क्वालिटेटिव क्वेश्चन होता है, इंडायरेक्ट क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, प्रोसेस टाइप होता है, ओपन एंडेड होता है, ऑब्जर्वेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। अगर हम कन्वर्जेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वांटिटेटिव होता है, डायरेक्ट होता है, कंटेंट बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, क्लोज एंडेड होता है और लिमिट इमिटेशन होता है, नकल करना। बात समझ में आई? जी सर, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीवीआई। चलिए अब लर्नर कौन है, बोलता है हु इज लर्नर। कह रहा पर्सन हु इज ट्राइंग टू गेन नॉलेज और स्किल इन समथिंग बाय स्टडिंग, प्रैक्टिसिंग और बीइंग टॉट कॉल्ड लर्नर। ध्यान समझिएगा कि जो एक पर्सन जो कुछ सीख रहा है, कुछ स्किल अपने आप में लेके आ रहा है, ठीक है, कुछ स्टडी कर रहा है, कुछ प्रैक्टिस कर रहा है और उसके बाद कुछ सिखाया जा रहा है उसको, उसको क्या बोला गया? लर्नर। ठीक है, कह रहा है लर्नर इज इंडिविजुअल हु इज विलिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। लर्नर कौन? जो नया चीज को सीखना चाहता है और सीख भी रहा है। चलो अब देखो क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। जो सक्सेसफुल लर्नर होते हैं आर लीडर्स इन देयर ऑन लर्निंग, अपने लर्निंग में वो लीडर होते हैं। इंगेज विद द वर्ल्ड अराउंड देम, उसके अराउंड वर्ल्ड रहता है, क्वेश्चंस करते हैं हर चीज में, है ना, थिंक्स फॉर देमसेल्फ, अपने लिए सोचते हैं, ड्रिवन बाय देयर इंटरेस्ट, पुश थ्रू चैलेंजेस, आर डिटरमाइंड टू सक्सीड, है ना, इनर मोटिवेशन मिलता है उनको और सेल्फ डिसिप्लिन, एक्सरसाइज देयर माइंड्स एंड बॉडीज, है ना, कल्टिवेट ए गुड हैबिट, नो हाउ व्हेन टू आस्क। बोलते हैं कि सक्सेसफुल लर्नर जो है उनको पता होता है कि कब क्या और कैसे पूछना है। आर विलिंग, सक्सेसफुल लर्नर जो होते हैं रिस्क लेना चाहते हैं, फेल लर्न एंड देयर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक से वो सीखते हैं। अब आइए जो बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर। देखिए लर्नर को दो बार में बांटा गया है, एक है अर्ली, एक है लेट एडोलसेंट। ठीक है, ये एक तो ये लर्नर है। एडोलसेंट लर्नर को दो पार्ट में बांटा गया है। लर्नर को बेसिकली दो पार्ट में कैसे बांटा गया है, तो एक एडल्ट लर्नर, एक एडोलसेंट लर्नर। ठीक है, तो एडोलसेंट लर्नर जो होते हैं उसके दो भाग है, एक बोलते हैं ना जो थोड़ा यंगेस्ट एज होता है यंग एडोलसेंट, और एक होता है लेट एडोलसेंट, मतलब 17-18 साल वाला उम्र और 12-13 साल वाला उम्र। तो 12 साल से 16-17 साल का उम्र को हम लोग यंग एडोलसेंट बोला गया, और 17 साल से 18-19-20 साल तक के इसको लेट एडोलसेंट बोला गया है। ठीक है जी, एडल्ट लर्नर का बोला गया 19 साल के बाद, 19 साल के बाद को एडल्ट लर्नर कहा गया। अब आ जाओ, चलो अब देखो जो एडोलसेंट लर्नर जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किसको बोलते हैं? कैरेक्ट इज द स्टेज वेयर द बॉयज गर्ल्स मूव चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड सोशली। ये जब मूव करते हैं अडल्टहुड से चाइल्डहुड में, सॉरी चाइल्डहुड से अडल्टहुड में, यानी कि थोड़ा सा एडोलसेंट की ओर मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या सर, आपका एडोलसेंट की ओर बढ़ रहा है। देखो अब इसके ना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब कैरेक्टरिस्टिक यंग एडोलसेंट का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। वो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ओर जाता है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, इंटेलेक्चुअल परसूट का हाई अचीवमेंट रहता है। वो होता है ना 10th क्लास वाला जब बच्चे होते हैं, है ना, या 9th-10th में, तो वो सब कुछ दुनिया में अचीव कर लेना चाहते हैं, उनके जैसा तोड़ पाना कोई नहीं होता है। एक्टिव ओवर पैसिव लर्निंग, इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग पीयर्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज, एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्टिव, डिमांड द रिलेवेंस ऑफ लर्निंग इन व्हाट इज बीइंग टॉट, डेवलप करना चाहते हैं कैपेसिटी। और सोशल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें सामाजिक में क्या डेवलपमेंट होता है, तो और क्या बोलते हैं, मॉडलिंग बिहेवियर दैट स्टूडेंट नॉट नेसेसरली दैट ऑफ पेरेंट्स एंड एडल्ट्स, एक्सपेरिमेंटिंग द वे टॉकिंग एक्टिंग पार्ट। ठीक है, सोशल पोजीशंस विद पीयर्स, मतलब अपने आप ग्रुप में जगह बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लाइकिंग फैक्ट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर, ये सारा में तो बस यही है। एडल्ट फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है कि भैया उनके फटीग ड्यू टू नॉर्मल हार्मोनल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटी, एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बॉडी साइज और बॉडी चेंज में साइज और शेप में डिफरेंस होने लगता है,
इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है कि यहाँ पे बहुत मूड स्विंग्स होने लगते हैं, रिलीज एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत पड़ने लगती है ना। फिर डिजायर टू बिकम एन इंडिपेंडेंट, अब यहाँ आ जाता है कि भैया हम इंडिपेंडेंट बने, अपना कुछ अलग पहचान हो, इस तरह की बात होती है। और कैरेक्टरिस्टिक मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी, मोरल इश्यूज को, क्वेश्चंस, कल्चरल एक्सप्रेशंस, ये सारा चीज भी देखते हैं। तो बेसिक चीज ये ध्यान रखिएगा, एडोलसेंट में अलग अलग तरीके के चेंजेस होते हैं और उन सारे को हमें धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्नर, अब उनके एकेडमिक चेंजेस की बात होती है। एकेडमिक चेंजेस मतलब जो एजुकेशन में पढ़ने वाला होता है ना, वो एकेडमिक चेंजेस। जैसे हम लोग क्या करते हैं 11th 12th के बाद फिर हम लोग थोड़ा अपना अलग तरीके से माहौल बना लेते हैं, है ना, मतलब खुद करेंगे, ये करेंगे यार, चलो मस्ती करते हैं, तो वो एकेडमिक चेंजेस वाली बात हो रही है। उसके बाद सोशल चेंजेस भी होते हैं, ठीक ना, इमोशनल और ये कॉग्निटिव, ये चारों तरह के चेंजेस जो है एडोलसेंट में आते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है ना कैरेक्टर, ये एडल्ट लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट लर्नर जो 20 के बाद होता है वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, मतलब आप अपना सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डायरेक्शन चाहते हैं, खुद से गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, भैया उनको जिंदगी में कुछ करना है, प्रैक्टिकली सोचते हैं, कॉम्पिटेंस एंड मास्टरी करते हैं किसी भी चीज में, वो एक्सपीरियंस से चीजों को सीखते हैं। तो ये 20 साल के बाद वाला कहानी है। वेल्थ ऑफ नॉलेज, है ना, नॉलेज का वेल्थ रखते हैं, मतलब है ना जी, पर्पसफुल होते हैं, इमोशनल बैरियर्स होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, आउटसाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, पोटेंशियल फिजिकल लिमिटेशंस होता है, बिग पिक्चर सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ और नीड फॉर कम्युनिटी। ये इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, एडल्ट लर्नर के। अब देखो, चलो देखो, डिपेंडेंट लर्नर और इंडिपेंडेंट लर्नर, ये दो टॉपिक्स है सर। डिपेंडेंट लर्नर वो लर्नर होता है जो किसी सामने वाले पे डिपेंड रहता है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई तो है नहीं, टीचर पे डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट लर्नर सेल्फ डिपेंडेंट होता है ना जी, बिल्कुल, तो इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, ये पढ़ो, इसको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। ये देखो, इसको देखो, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर। इंडिपेंडेंट लर्नर क्या करते हैं, फोकस करता है फैक्ट्स और फिगर पे, और अगर डिपेंडेंट लर्नर की बात करें तो ग्लोबल एस्पेक्ट्स का ओवरऑल देखेगा। डिपेंडेंट लर्नर क्या करेगा, ओवरऑल देखेगा। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट लर्नर का, तो वो कंपीट करना चाहेगा। देखो यार, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लर्नर का ना सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिंगल प्लेयर और टीम प्लेयर। सिंगल प्लेयर की अगर हम बात करें तो याद रखना, चेस खेलने वाला जो होता है वो इंडिपेंडेंट लर्नर होता है, और अगर डिपेंडेंट लर्नर की बात करें तो टीम क्रिकेट खेलने वाला जो होता है वो डिपेंडेंट लर्नर होता है। बस इसको याद रख लेना, क्वेश्चन सारा बनेगा। देखो, कंपीट करेगा कहाँ, ठीक है, फैक्ट की बात करेगा, ये कॉन्सेप्ट्स की बात करेगा। लेस गाइडेंस ऑफ टीचर, यहाँ टीचर से गाइडेंस कम मिलेगा या गाइडेंस मिलेगा। लेस फीडबैक या मैक्सिमम फीडबैक, यहाँ स्टूडेंट सेंट्रिक या टीचर सेंट्रिक। ये प्ले चेस और प्ले क्रिकेट, आ गया ना, एक ही बार में एग्जाम्पल खत्म। चलो लर्निंग मॉडल्स पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पियागेट की थ्योरी, पियागेट की थ्योरी क्या कहती है कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है, ईयर जैसे सब बढ़ता है, उसी हिसाब से उसकी नॉलेज भी बढ़ती है। ये देखो, इन्होंने 4 स्टेज में इसको बांटा है, प्री सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल। तो जो सेंसरी मोटर वाले स्टेज होता है ना, वो जन्म से 2 साल तक का होता है। यहाँ पे मतलब जो बच्चा रोता है, समझता है खुद ही, मतलब उसकी ये से बाहर समझ, क्या बोलते हैं, उसके रोने से हमको चीजों को समझना पड़ता है। प्री ऑपरेशनल में 2 साल का होता है, यहाँ पे यूज करना शुरू करता है लैंग्वेज को, है ना, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है ना, सिंगल फीचर होता है कलर। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है 7 से 11 साल का, यहाँ लॉजिकल थिंकिंग उसकी शुरू हो जाती है, रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है नंबर्स को, मास को, वेट को, ऑब्जेक्ट सेवरल फीचर्स को प्लेस करता है अलग अलग जगह पे। फॉर्मल ऑपरेशन मतलब 11 साल और उसके ऊपर वाला एज। लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है यहाँ, कंसर्न विद हाइपोथेटिकल फ्यूचर एंड क्रिएट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट, यहाँ शुरू हो जाती है। तो ये 4 स्टेज की बात करी गई है। सवाल इससे बहुत पूछा जाता है तीनों तरीके से, कि सेंसरी मोटर का कौन सा ईयर है, प्री ऑपरेशनल का कौन सा, ऐसा पूछा जाता है। दूसरा, इसको चारों स्टेज में से दे देगा, बोलेगा ऊपर नीचे सीक्वेंसिंग करो। तीसरा बोल देगा प्री ऑपरेशनल में क्या क्या इसके डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या फीचर्स हैं, वो बताया जाएगा। चलो, वाइगोट्स्की की थ्योरी जो है वो जस्ट इसके अपोजिट है। ये वो कहती है कि देखो, ये थ्योरी क्या बोली, ये थ्योरी बोली जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसका डेवलपमेंट हो रहा है। वो बोल रहा है जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बच्चा का एज भी खुद बढ़ेगा। देखो, आ जाओ यहाँ से, इससे पढ़ो, कंपैरिजन करो। वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी सोशल की बात करता है, समाज की, और ये सोलिटरी चिल्ड्रन एज ए अलोन साइंटिस्ट बोलता है।
ये मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात करते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेजेस, बोल रहा है स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, लेकिन ये बोलते हैं नहीं, सोशल कल्चरल में बोला कि भैया नहीं, यहाँ मोर नॉलेजेबल अदर्स वाला बात कहा। बोला डेवलपमेंट इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, किस पे, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि उसका बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ये बोल रहे हैं डेवलपमेंट इज यूनिवर्स एंड स्टेजेस आर रिगार्डलेस कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ स्टेजेस की बात करी गई है। नॉलेज बोला चिल्ड्रन वर्क इन अदर्स टू बिल्ड नॉलेज, यहाँ बोला चिल्ड्रन एक्वायर देयर नॉलेज एंड थ्रू देयर ऑन एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे स्टेजेस नहीं है, यहाँ स्टेजेस है। लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, देखो ये क्या बोला, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, जैसे जैसे लर्न करोगे डेवलपमेंट होगा, ठीक है, डेवलपमेंट प्रीसीड्स लर्निंग, डेवलपमेंट लर्निंग के थ्रू हो रहा है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट और थॉट ड्राइव लैंग्वेज, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है गैगने, गैगने कंडीशनिंग। सो गैगने कंडीशनिंग में इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात की जाती है, वर्बल इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज की बात करी जाती है, मोटर स्किल्स और एटीट्यूड की बात करी जाती है ना जी। ये क्या है भाई, ये कहां से आ गया पहले ही, चलो नेक्स्ट चले, आइए, हाँ ये देखिए क्या है, इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, वर्बल इंफॉर्मेशन, एटीट्यूड एंड मोटर स्किल्स। इसको ना याद करने के लिए हम लोग याद किए थे विकमा, कैसे याद किए थे, विकमा, बस ऐसे याद करेगा। गैगने हायरार्की लर्निंग, क्या है, गैगने हायरार्की लर्निंग, इसमें क्या करना है, ये देखो, ये था सिग्नल लर्निंग, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ठीक है, ये चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, आपका क्या प्रॉब्लम सॉल्व। देखो इसका एक याद करने का तरीका था क्या, एसएस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसे ही याद करना है इसको। कैसे, गैगने की हायरार्की ऑफ लर्निंग को कैसे याद करना है, याद ध्यान देखो, ध्यान देखो, एस ने सीवी को डिस्क्रिमिनेट करके, ये देखो डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यह याद रखना। एसएस बोले तो सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उसका सीवी मतलब चेनिंग और वर्बल एसोसिएशन ने डिस्क्रिमिनेट करके कॉन्सेप्ट से रूल निकाला और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है और इतना ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये देखिएगा, एक मिनट, ये लगता है पुराना जो मैंने पढ़ाया है इसको ऐसे रहा। चलो मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो ये आपकी बात करता है 9 तरीके की, क्या क्या, सबसे पहले बोला लैंग्वेज स्मार्ट, लिंग्विस्टिक की, मैथमेटिकल मैजिक, ये मैथ स्मार्ट, नेचर स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट है ना, विजुअल बोलता है, पिक्चर स्मार्ट, म्यूजिकल बोला म्यूजिक स्मार्ट, काइनेस्थिक बोला बॉडी स्मार्ट, इंट्रापर्सनल बोला पीपल स्मार्ट, यही था। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रूनर्स की स्पाइरल करिकुलम का, तो इन्होंने क्या बोला, ध्यान दीजिए, एक मिनट सॉरी, क्या हो रहा भाई, आइए, इन्होंने बात करा जेएस ब्रूनर की, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने दिया, ठीक है, कैटेगराइजेशन की बात करी, स्पाइरल करिकुलम की बात करी, ठीक है। चलो स्पाइरल करिकुलम वाला ध्यान से समझो, देखो इस चीज से समझते हैं कि कभी भी जो एक लर्नर होता है वो क्या करता है, पहले न्यू कंटेंट को ग्रैब करता है, ठीक है, फिर उसके बाद रिवीजन करता है और फिर मास्टरी अचीव कर लेता है, तो इसको स्पाइरल करिकुलम कहा, इसीलिए इसको स्पाइरल करिकुलम कहा गया है, जेएस ब्रूनर ने दिया है। अब बात कर रहा है फ्रिक्शन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। इसमें क्या होता है, इसमें 8 स्टेज है, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, इनिशिएटिव गिल्ट, इंडस्ट्री इंफेरिटी, आइडेंटिटी कंफ्यूजन, इंटिमेसी इल्यूशन, जनरलेटिवली और स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी और डिस्पेयर। तो ये 8 स्टेज की बात करी गई है। आइए देखो कि बच्चा 18 मंथ तक कहाँ करता है, 18 से 3 साल तक, 4 से 6 साल तक, 7 से 12 साल तक, 13 से 18 साल तक, 19 से 39 साल तक, 40 से 64 और 65 और ये 8 स्टेजेस में बताया गया है कि पूरा का पूरा जो एक हमारा ह्यूमन लाइफ है उसमें कैसे हमारी लर्निंग होती है। चलिए उसके बाद एक कॉप्स का एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉप्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग अगर हम देखें तो वो 4 चीज की बात करता है, क्या क्या, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद रिव्यू देते हैं, उसके बाद रिव्यू करने के बाद हम कंक्लूड की और फिर जाके हम क्या करते हैं, आउटकम उसका दे दिए। ये कॉप्स का एक्सपीरियंस मॉडल कहता है कि कभी भी किसी भी चीज को हम पहले एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, रिव्यू देते हैं, है ना। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, फिर उसका रिव्यू देंगे, अरे यार ये बहुत अच्छा था, बहुत खराब था, फिर उस बेस पर हम कंक्लूड कर देते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, और फिर आउटकम क्या निकला इसका ये देखते हैं, मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन
कर देते हैं। स्किनर्स का रीइंफोर्समेंट थ्योरी, सर पॉजिटिव नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करता है ये, ठीक है, और बीएफ स्किनर्स नहीं दिया है, इन्होंने पॉजिटिव क्या बात कर रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जहां पे अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, गाजर, और नेगेटिव रिस्पॉन्स मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा छड़ी, डंडा, ठीक है, और एक्सटेंशन और ये पनिशमेंट की बात कर रहा है ना, चलो उसमें और कुछ नहीं है। डेल का कौन एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप कितना परसेंट रिमेंबर करते हो क्या करने पर, ये बताया कि आपको याद रहता है, मतलब यू रिमेंबर 10% व्हाट यू रीड, जो आप पढ़ते हैं उसका 10% आपको याद रहता है, 20% व्हाट यू हियर, जो आप सुनते हो उसका 20% याद रखता है, जो 30% आप जो देखते हो उसका 30% आपको याद रहता है, 50% व्हाट यू सी एंड हियर, जो देखते हो और सुनते हो उसका आपको 50% याद रखता है, 70% व्हाट यू से एंड राइट, जो आप कहते हो और लिखते हो वो उसका आपको 70% याद रखता है, और 90% व्हाट यू डू, जो आप करते हो उसका 90% याद रखता है। मतलब अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो कोई सीख रहे हो और कुछ कर भी रहे हो तो वो 90% आपको याद रहेगा। ये है डेल का कौन एक्सपीरियंस। लीजिए जी, अब है सोशल लर्निंग थ्योरी, 4 स्टेप की बात करिए, देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, 4 स्टेप क्या क्या सर, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, बस यही 4 स्टेज की बात करिए। देखो अटेंशन, रिटेंशन, मोटर प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये देखो। चलो कैंटस थ्योरी ऑफ असिस्टिव लर्निंग, ये किसकी बात करता है सर, ये बात करता है, ये देखो ली एंड मार्लिन कैंटर ने दिया, थ्योरी एंड अप्रोच क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करता है। ये किसकी बात, क्लासरूम मैनेजमेंट की, कह रहा है सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव टेक कंट्रोल अप्रोच टू मैनेजिंग क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स, क्लासरूम स्टूडेंट को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे डिफाइन किया गया, रूल्स और लिमिट किया गया उसको, है ना, अलाउज टीचर टू बी द फर्म बट पॉजिटिव, ठीक है जी सर। तो ये बात किसकी करता है, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करता है, बस इतना याद रखना है। चलिए उसके बाद डिस्कवरी लर्निंग में क्या है सर, इसमें बात कर गया है क्या, एक्टिव एंगेजमेंट की, मोटिवेशन की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, क्रिएटिविटी की, क्यूरियोसिटी की और लर्निंग एक्सपीरियंस की। यानी कि ये देखो एक्सप्लोरेशन, एंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, एग्जिबिट्स, एम्पावरमेंट एंड एक्सचेंज, यानी कि यहाँ तो 6E है ना, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होगा, 6E के थ्रू। बस ये लीजिए आपका हो गया लर्निंग का भी कहानी खत्म, है ना। चलिए अब चलते हैं जी फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। आइए चलते हैं। कह रहे हैं इन द लास्ट वी अंडरस्टूड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के एस्पेक्ट्स को समझ लिए, तो लर्निंग के एस्पेक्ट्स को अगर आप समझ लिए तो अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे कारक है जो टीचिंग को अफेक्ट करता है, जिसमें सबसे पहला कारक है टीचर। तो टीचर जो है वो अफेक्ट करता है टीचिंग को किस हिसाब से, और जब बात करें फैक्टर अफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर, लर्नर कैसे अफेक्ट करता है टीचिंग को, और सपोर्ट मटेरियल से कैसे अफेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज से कैसे अफेक्शन होता है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है टीचिंग को, और इंस्टीट्यूशन कैसे अफेक्ट करती है टीचिंग को, इन सारे की चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आराम आराम से समझते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचर की, तो एक टीचर कैसे टीचिंग को अफेक्ट करता है, ये बात ध्यान में समझिएगा। कह रहा है द लर्नर स्टैंड्स ऑन द एंड ऑफ द ऑनगोइंग टीचर लर्निंग प्रोसेस, वन ऑफ द पोल्स देन द टीचर एक्ट एज ए अदर पोल। एक बात बिल्कुल सही है कि लर्नर अगर एक पोल पर है, यानी मान लो आप एक पोल पर हो, आप एक जगह पर खड़े हो, तो दूसरे जगह पर मैं भी खड़ा हूं जहां आपको मैं सिखा रहा हूं। बात सही है या गलत है सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी टीचिंग को मतलब हाँ टीचिंग को डिफाइन करते हैं कि भैया ये फैक्टर जरूर होने चाहिए किसी एक टीचर के पास। क्या क्या होना चाहिए टीचर के पास, सब्जेक्ट की नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो वो बढ़िया से पढ़ा ही नहीं पाएगा, और बढ़िया से पढ़ा नहीं पाएगा तो भैया स्टूडेंट कहाँ से पास कर पाएंगे। बात समझ आ रही है जी सर। नॉलेज ऑफ लर्नर्स, लर्नर्स का नॉलेज होना चाहिए, क्या उनको जरूरत है, कैसे जरूरत है, बेसिक चीजें सारी चीज, है ना जी। टीचिंग स्किल्स होने चाहिए उसके पास। टीचिंग स्किल्स देखो यार ऐसा चीज है, एक स्टूडेंट जो बहुत तेज है, जरूरत नहीं है कि वो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है, लेकिन एक टीचर सॉरी एक स्टूडेंट वैसा है जो बहुत कम नॉलेज रखता है लेकिन एक्सप्लेनेशन का तरीका उसका जबरदस्त है, तो वो टीचिंग स्किल्स बोलते हैं उसको। तो टीचिंग स्किल्स होना बहुत जरूरी है। फ्रेंडलीनेस एंड अप्रोच एबिलिटी, तो भाई साहब टीचर को हमेशा फ्रेंडलीनेस अप्रोच रखना चाहिए, ताकि उसको मतलब होता है ना, रूड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा,
एरोगेंट, मीन, ये सब टीचर को नहीं होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी एंड बिहेवियर जबरदस्त होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी एक लीडर जैसी होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट को लीड कर सके, वो ऐसा छवि बना ले स्टूडेंट के लिए ताकि वो इंस्पायर कर सके। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ, ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ टीचर की अच्छी नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वो घर से झड़ के देखा होगा अपने टीचर को, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो मान लो घर में झगड़ा करके आए तो ना वो कभी कभी बहुत इरिटेट होकर पढ़ाते हैं, है ना। और जो टीचर बिल्कुल उसका मेंटल एबिलिटी बहुत सही रहेगा, उसकी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से होगी कि नहीं? जी बिल्कुल। डिसिप्लिन में भी रहना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आपका जो है एक अलग ही इमेज क्रिएट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर, अब देखो लर्नर का भी टीचिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर बोलते हैं ना कि टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और लर्नर पढ़ने वाला ही नहीं है तो दिक्कत होगा जी। तो इसीलिए बोल रहा है बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर आर द लर्नर अफेक्ट द आउटकम्स दीज डिस्कस बिलो। मैचुरेशन, अगर लर्नर में मैचुरेशन है तो भैया टीचर भी पढ़ाएगा तो उसको सारा समझ में आएगा। अगर लर्नर मैचुरेशन में नहीं है तो टीचर पढ़ाता रहे उसको कोई समझ में नहीं आने वाला। एज फैक्टर होता है, क्योंकि एक एज के बाद आपको पढ़ाई अच्छी भी लगने लगती है अगर पढ़ने वाला हो तो। मेंशन कर रहा हूँ इसको, पढ़ने वाला हो तो एक एज के बाद पढ़ाई अच्छी लगने लगती है। लेकिन बहुत सारा एज में क्या होता है, मस्ती मजाक करने वाले मूड में होते हैं, तो इसलिए एज फैक्टर होता है। मोटिवेशन अगर है टीचर उसको कुछ करने के लिए तो वो हमेशा पढ़ाई करेगा, दिक्कत उसको कहीं नहीं होगी। लेकिन अगर मोटिवेशन नहीं है कुछ लर्न करने का तो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। चलो, प्रीवियस लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो प्रीवियस लर्निंग उसकी अच्छी हुई है तो बच्चे को चीजें अच्छी तरीके से आप समझा के कर सकते हो, नहीं तो आपको शुरू से करना पड़ेगा, सब कुछ शुरू से बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस, बच्चा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन इंटेलिजेंस है तो और ज्यादा तरीके से अच्छे तरीके से वो समझ पाएगा, नहीं है तो फिर आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से। मेंटल हेल्थ, जैसे टीचर की जरूरत है वैसे स्टूडेंट की भी जरूरत है। अगर स्टूडेंट मेंटली फिट है, ठीक है, तो फिर वो अपनी सारी चीजों को ऑब्जर्व अच्छे से करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा, अच्छे से नंबर लेके आएगा। फिजिकल हैंडीकैप्स और डिसफंक्शनिंग, बोल रहा देखो अगर फिजिकली वो थोड़ा बहुत हैंडीकैप है तो थोड़ा बहुत दिक्कत टीचिंग में आ जाती है। डाइट न्यूट्रिशन, अगर आप अच्छा डाइट लेंगे तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी डेवलप अच्छे करेगा। कह रहा फॉर एग्जांपल 90% ऑफ द ग्लूकोज टेकन बाय ए पर्सन कंज्यूम्ड बाय ब्रेन सेल्स, सो नेचुरली पुअर डाइट लैकिंग एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन लर्निंग। तो भैया बोल रहा है कि अगर आप डाइट खराब लेंगे तो पढ़ाई भी नहीं होगी। डाइट और न्यूट्रिशन भी मेंटेन करना चाहिए। अटेंशन एंड इंटरेस्ट, इसीलिए आजकल स्कूल में डाइट दिया जाता है कि भाई ये खिलाना है, ये नहीं भेजना। अटेंशन और इंटरेस्ट, ये भी अटेंशन और इंटरेस्ट अगर टीचर बच्चों का अच्छा रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में तो वो पढ़ेंगे, अटेंशन और इंटरेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो वो नहीं पढ़ेंगे। गोल सेटिंग, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, कि अगर उसने कोई गोल सेट कर रखा है कि मुझे ये कंप्लीट करना है तो भैया बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट के बिहाफ में। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल का क्या रोल है टीचिंग में? बिल्कुल रोल है कि भैया कितना इजी तरीके से आप पढ़ा देते हो, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं, कहीं माइक तो फंस नहीं रहा है, कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये सारी चीजें देखो। डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, कि भैया बोल रहा है द मटेरियल टू बी लर्न शुड बी एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल where very easy task fail to challenge children very difficult। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम किस लेवल पर टास्क बच्चे को दे रहे हैं, कि बच्चा अब बहुत हल्का दे देंगे तो बच्चा मजाक कर रहे हैं, और बहुत डिफिकल्ट दे देंगे तो बोलेंगे यार समझ भी नहीं आ रहा। तो मेंटेन करना वो भी क्या है, अफेक्ट करता है टीचिंग को। लेंथ कितना दे कितना ना दे, ये भी मीनिंगफुल, कितना मीनिंगफुल हो रहा है उसके लिए या नहीं। सिमिलैरिटी, सिमिलर है कि नहीं, जो वो पढ़ना चाह रहा है और आप बता रहे हो वो पढ़ना चाह रहा है, सेम है या नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है कि ना, लिंकअप के साथ मटेरियल आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये भी इम्पैक्ट करता है। लाइफ लर्निंग, लाइफ लर्निंग मतलब सिर्फ लर्निंग नॉर्मल नहीं, लाइफ की लर्निंग भी उसके सिखाओ, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्टर इफेक्टिव टीचिंग रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड एनवायरनमेंट, कि भैया इंस्ट्रक्शन आप कैसे दे रहे हो और एनवायरनमेंट कैसा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस, बोल रहा है मेथड कौन सा दे रहे हो, ठीक है ना, और प्रैक्टिस कैसे करा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा लर्निंग डिपेंड अपॉन द रेट विच इंडिविजुअल प्रैक्टिस विद द टास्क, टास्क को प्रैक्टिस करता है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो। होल या पार्ट लर्निंग करा रहे हो, है ना, कि पूरा 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 पढ़वा रहे हो या पार्ट पार्ट तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हो। रिसाइटेशन, बार बार रिसाइट करवा रहे हो नहीं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट्स का नॉलेज है या उसको नहीं है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग बाय डूइंग, ये करवा रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर करके सीखने वाला काम, है ना। सुटेबिलिटी ऑफ मेथड, मेथड सुटेबिलिटी मतलब जो आप पढ़ा रहे हो वो मेथड, टीचिंग में जो टीचर पढ़ा रहा है वो मेथड
बच्चों को सूट कर रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। टीचर एंड एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर्स, तो बोला टीचर और एनवायरमेंट जो फैक्टर रिलेटेड एनवायरमेंट्स हैं वो सही है या गलत है, ये भी देखना जरूरी है। अब फैक्टर अफेक्टिंग रिलेटेड टीचिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन में क्या कि टीचर स्टूडेंट का रेशियो सही है ना, पता चला एक क्लास में 10,000 बच्चे बैठे हुए, मतलब 10,000 तो नहीं 1,000 बच्चे बैठे हुए, आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाओगे, लेकिन अगर 60 70 100 बच्चे तक बैठे तो चलेगा। क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड देयर कमिटमेंट्स, जो आपने पढ़ाया बोला वो पूरा किया कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, एडॉप्ट टीचिंग मेथड सही है कि नहीं, मैनेजमेंट सही है कि नहीं, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर रिलेटेड टू टीचिंग थे। अब इसमें से दो बिहेवियर आता है, बिहेवियर ऑफ टीचिंग, मतलब एक तो की बिहेवियर है और एक है हेल्पिंग बिहेवियर। की बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जो टीचिंग को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हेल्प करते हैं टीचिंग कराने में, और जो हेल्प नहीं करते हैं मेनली उसी बेस पर टीचिंग होते हैं। हेल्पिंग बिहेवियर में होता है कि हेल्प करता है वो टीचिंग को। तो आ जाओ, की बिहेवियर में सबसे पहला लेसन क्लैरिटी, लाइट्स याद रखिएगा, LITES, लाइट्स मतलब लेसन क्लैरिटी, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस एंड स्टूडेंट सक्सेस रेट, ये सारा जो है ये की बिहेवियर है। एक टीचर को लेसन क्लैरिटी हमेशा करानी ही चाहिए, भैया जब तक बच्चा सीखेगा नहीं, लेसन क्लियर नहीं होगा, समझेगा कैसे। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, एक तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, तरह तरह तरीके से, अलग अलग तरीके से चेंजेस करके पढ़ाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए टीचिंग में ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से सीख पाएं। उसके बाद लर्निंग प्रोसेस में एंगेजमेंट आपको होना चाहिए, स्टूडेंट का सक्सेस रेट अगर 60 से 70% है तो आप मान के चलिए कि आपका जो टीचिंग है वो अच्छा है। हेल्पिंग बिहेवियर क्या है, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, भैया अगर कोई स्टूडेंट का अच्छा आइडिया है तो भैया बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाइए, क्वेश्चनिंग करिए, ठीक है, प्रोबिंग जांच करिए, और टीचर के इफेक्ट को देखिए, ये आपके क्या है, हेल्पिंग बिहेवियर है, इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अब है मेथड्स और टाइप्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स या और टाइप्स ऑफ टीचिंग में अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, टीचर सेंटर्ड रिलेटेड मेथड, लर्नर सेंटर्ड और मिक्स सेंटर्ड, ये वाला मेथड होता है, ठीक है जी। आइए तो हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिएगा कितने तरीके के मेथड्स, भाई साहब इतने मेथड्स में तो मजा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। चलो शुरू करते हैं। कह रहा है टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी मतलब होता है जहां टीचर सब कुछ काम करा रहा है ना, और स्टूडेंट चुपचाप पढ़ रहा है, रट रहा है मेथड को, सब कुछ हाथ में किसके है, टीचर के। मिक्स स्ट्रेटेजी मतलब जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर काम को पूरा कर रहा है, मतलब लर्निंग, टीचर कुछ पढ़ा रहा है, स्टूडेंट उस पर सवाल कर रहा है, स्टूडेंट पूछ रहा है सर ये कैसे हुआ, ये कंप्लीट कैसे करेंगे। और लर्नर सेंटर स्ट्रेटेजी में लर्नर मैक्सिमम रोल प्ले करता है, टीचर जस्ट गाइडेंस का रोल प्ले कर देता है। आइए तो हम शुरुआत करें जी सर। सबसे पहले देखो हम इसी से पढ़ाएंगे, पूरा मेथड्स कंप्लीट कर देंगे सर, टेंशन नहीं लेगा, है ना। चलिए अगर हम बात करें लेक्चर्स मेथड्स का, चलो एक एक करके आगे बढ़ते ही जाते हैं। अगर हम लेक्चर मेथड का बात करें तो क्या होगा, टीचर सिर्फ आएगा, नोट्स निकालेगा, पढ़ाना शुरू करेगा, कुछ बीच में टोका टोकी नहीं, लास्ट में पूछा तो पूछा नहीं तो गया, ठीक है, वो वाला बात होता है। टीचर आया, पढ़ाया और चला गया, दैट इज कॉल्ड लेक्चर मेथड। अब चलो दूसरा मेथड क्या है भैया, टीम टीचिंग मेथड। ये टीचर्स बहुत सारे यूज, जैसे हम लोग अभी टीम टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सूरज सर पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही है, 3 लोग हैं अभी जी, और भी टीचर्स आएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, टीम टीचिंग के मेथड्स कर रहे हैं, जिसमें जो जिस चीज में बेस्ट है वो आपको अच्छे तरीके से देने के डिलीवर कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड टीम टीचिंग, जहां पे एक टीम बनाई जाती है, हर फील्ड का एक्सपीरियंस बंदा आपको टीचिंग दे रहा होता है, उसको बोलते हैं टीम टीचिंग। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ सर, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन मतलब होता है कि भैया एक वीडियो चला दिया, आप प्रेजेंट कर दिया और आपको बता दे रहा है, दैट्स इट, खत्म हो गया, इसी को बोलते हैं टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन। अब आ जाओ मिक्स टीचिंग मेथड्स। मिक्स टीचिंग मेथड्स में सबसे पहला है ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस क्या होते हैं, 7-8 लोग ग्रुप डिस्कशन, मान लो 10 लोग बैठ गए, उसमें 2 अलग अलग ग्रुप बना दिया और उसके बीच में कोई एक टॉपिक देख के उसको डिस्कशन करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। ये भी एक अच्छा मेथड है टीचिंग का। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट मेथड क्या है, अच्छा एक बात और बता दे रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज, डिस्कशन ऑर्गेनाइज करने का ना बहुत सारे मेथड है। देखो क्या होता है, क्लासरूम डिस्कशन होता है, फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है, सिंपोजियम के थ्रू करते हैं, है ना। उसके बाद है सेमिनार, ठीक है। सेमिनार क्या मेथड होता है, सेमिनार वो मेथड होता है जहां कोई बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, ठीक है, एक जगह पे,
और कोई एक स्किलफुल बंदा अपनी टॉपिक को वो प्रेजेंट कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड सेमिनार। सेमिनार बेसिक चीज है जी सर। चलिए उसके बाद है पैनल डिस्कशन। अरे यार पैनल डिस्कशन क्या होता है ना, एक साथ 5-7 लोग 10 लोग बैठे होते हैं और वहां पे किसी टॉपिक पे वो डिस्कशंस करते हैं, यहाँ सारे लोग एक्सपर्टीज होते हैं। अब आपने देखा होगा टीवी पे जो पैनल पे जो लोग रात में नहीं होता हल्ला बोल, है ना, या बहुत सारे टीवी चैनल्स पर बहुत सारे लोग आके जो नेता लोग स्पीच देते हैं, दैट इज पैनल डिस्कशन, कि मिलकर सब लोग डिस्कशन करते हैं। हालांकि वो डिस्कशन है नहीं, डिस्कशन उस तरह से नहीं होता है, बढ़िया तरीके से होता है, लेकिन जो वहां तो चिल्ला चिल्ली होती है। तो इसलिए पैनल डिस्कशन जहां 5-7-10 लोग मिलके अपने एक्सपर्टीज को किसी एक टॉपिक पर्टिकुलर मुद्दे पर डिस्कस कर रहे होते हैं। चलिए उसके बाद करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है जब हम 5-10 लोगों को एक साथ बैठा देते हैं और बोलते हैं आइडिया जनरेट करने के लिए, और वहां लॉट्स ऑफ आइडियाज निकल के आ रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। किसी एक पर्टिकुलर आइडियाज को फाइंड आउट करना, किसी एक पर्टिकुलर आइडियाज को निकालना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। चलिए प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है वो याद होगा आपको, आपने कर करके सीखा होगा लर्निंग बाय डूइंग वाला, कि भैया ऐसा मेथड जो हमको टीचर बोल दिया भैया इस टॉपिक पे काम करके आना, आपको कंटेंट बता दिया कि ये चीज करके आना, और वो आप करके लेके जाते हो, दिखाते हो उसको, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मेथड। ट्यूटोरियल्स मेथड जो होते हैं ना वो ट्यूशंस वाला होता है, जहां इंडिविजुअल टीचर आपको जाके पढ़ाता है, आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूटोरियल्स। चलिए उसके बाद आते हैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या है, कह रहा है इन दिस मेथड सिचुएशन ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ फॉलोड स्टेप बाय स्टेप लिस्टेड जनरल प्रिंसिपल। तो केस स्टडी बेसिकली क्या होता है बच्चा ये समझो। केस स्टडी में हम डेप्थ स्टडी करते हैं किसी भी टॉपिक का, कोई भी एक प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का डेप्थ स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है, ठीक है। चलो कोई भी एक प्रिंसिपल है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी हम लगाते हैं जहां पे वो कोई एक स्टडी करी जाती है, डेप्थ स्टडी, ठीक है। चलो रोल प्ले क्या होता है ये बात समझिए। रोल प्ले का मतलब होता है ऐसा रोल प्ले याद रखो, जो वो रोल किया है उसको प्ले करके दिखाना, है ना, एक्ट करके दिखाना, ठीक है, उसको बोल जाता है रोल प्ले। जहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं रियलिस्टिक सिचुएशंस पे इंटरैक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, डेवलप करते हैं क्या एक्सपीरियंस, डिफरेंट स्ट्रेटजीज अलग अलग एनवायरनमेंट में। बात समझ में आया जी सर। चलिए सिमुलेशन एक ऐसा टेक्निक है जहां सेम कंडीशन एकदम जैसा हमको रियल में परफॉर्म करना है वैसा ही कंडीशन क्रिएट किया जाता है और उसी में उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे अगर आपको एयरप्लेन उड़ाना सिखाना हो तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स वगैरह की जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, उन लोगों के लिए सेम कंडीशंस होता है, सेम कंडीशंस में उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड सिमुलेशन मेथड्स। चलिए उसके बाद अगर हम करें डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमो देके दिखाना, डेमोन्स्ट्रेशन इज डेमो देके दिखाना कि भैया ये चीज है, हाँ, जिसको बोलता है लर्निंग बाय, क्या बोल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब डेमो दी है, कोई चीज की डेमो दी है, सर ये सही है, हाँ सही है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसके बाद है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में सबसे पहला है असाइनमेंट मेथड्स। असाइनमेंट मेथड की अगर हम बात करें तो ये वो मेथड है जब हमको मतलब बोलते हैं ना असाइनमेंट दिया नहीं जाता था स्कूल कॉलेज में कि भैया आपको एक असाइनमेंट दिया गया, इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इट इज अ टेक्निक व्हिच कैन यूजुअली टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, इट इज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्निक कंप्राइज्ड गाइडेड बाय द इंफॉर्मेशन, सेल्फ लर्निंग, राइटिंग स्किल्स, सेल्फ रिपोर्ट प्रिपरेशन अमंग द लर्नर्स। तो ये क्या है, राइटिंग स्किल्स है, लिख के दे दो, उसको बोलते हैं असाइनमेंट्स। सबको काम कौन करता है, स्टूडेंट करता है, सेल्फ सेंटर्ड। उसके बाद है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये भाई साहब ऐसा इंस्ट्रक्शन है, देखो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि आपको खुद ही सब काम करना है, वहां इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। जैसे कोई ऐप है, उस ऐप पे आप जाते हो पढ़ने के लिए, तो खुद ही आप सर्च करते हो, खुद ही सब काम करते हो और फिर पढ़ लेते हो, है ना, वो सारा चीज उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये है जैसा कंप्यूटर कह रहा है, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे आप लर्न कर रहे हो, नाम पे जाओ, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ठीक है। चलो उसके बाद है इंटरेक्टिव वीडियो। इंटरेक्टिव वीडियो मतलब होता है जहां पे वीडियो कॉलिंग पे बात करके पढ़ाई कर रहे हो, है ना। इंटरेक्टिव वीडियो का ये हुआ, कैन बी एम्प्लॉयड टू अचीव कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव वीडियो। चलिए ओपन लर्निंग होती है जहां पे आपको फ्री छोड़ दिया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, उसको बोलते हैं ओपन लर्निंग। इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी बोला जाता है ना, ये सारा चीज क्या जाता है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, PSI, कह रहा है self learning technique which emphasize the individualization of instruction, it was developed by FS Plan, the PSI, there is no classroom teaching, कहीं कोई होता है at all, normally student will utilizing the classroom, individual student test talking and clearing doubts only। तो पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कि पर्सन टू पर्सन बेस पर आपको क्या करेंगे, चेक करेंगे, सेल्फ टेस्ट करेंगे,
डाउट क्लियर करेंगे, ये सारा काम इस तरह के टीचिंग को है ना, इसको बोलते हैं पर्सनलाइज सिस्टम, इंडिविजुअल बेसिस पर काम करना। चलो, ह्यूरिस्टिक मेथड होता है ओवर सिंगल मेथड, ये सब सेल्फ लर्निंग अप्रोच इसको कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक मेथड इज ए प्योर डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग, साइंस ऑफ इंडिपेंडेंट टीचर। ये क्या बोला, साइंस ऑफ इंडिपेंडेंट टीचर मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस हो जाना और खुद से लर्न करना। ठीक है, चलो, ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग ये तो बेसिक चीजें आपको पता होगा। हाँ,